Assalamu alaikum. This is Nawaz Ahmed, and I'll facilitate you in case study writing, that how to write case study, क्या कंपोनेंट होते हैं उसके, क्या कंटेंट्स होते हैं, हाउ इट डिफर्स फ्रॉम नॉर्मल रिसर्चेस, जिस तरह रिसर्च पेपर्स होते हैं. अच्छा, आई वांटेड टू बी मोर इंटरेक्टिव, तो मतलब आप लोगों की तरफ से भी मुझे कुछ ना कुछ जो है ना, मतलब आप यूँ समझें कि सॉर्ट ऑफ अ क्लास हो रही है, ठीक है ना. इट्स नॉट अ ट्रेनिंग सेशन, नॉट सम अदर सेशन, बट सॉर्ट ऑफ अ क्लास विच सपोज टू बी इंटरेक्टिव. आप सवाल जवाब कर सकते हैं बीच में, यू आर अलाउड, बिकॉज अगर आप पूछेंगे नहीं तो सीखेंगे भी नहीं आप, ठीक है. अच्छा, मुझे कोई बताएगा कि व्हाट डू यू नो रिगार्डिंग केस स्टडी? कोई आइडिया किसी को? एनीवन? आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं. सर, आई फील लाइक केस स्टडीज वो होती हैं जिसके अंदर कोई प्रॉब्लम को डिस्कस, एक सिनेरियो देके कोई प्रॉब्लम डिस्कस हुई हो और उसी के एंड में उसके सॉल्यूशंस भी मौजूद हों व्हिच वी हैव टू फिगर आउट. ओके, एनीवन एल्स? चलें, आपकी खामोशी को मैं क्या समझूं कि सिर्फ एक बच्ची को पता था थोड़ा सा बस, और किसी को नहीं पता कुछ. बच्चों पूछें आप क्वेश्चंस, ये जो भी आपके समझ में आ रहा है बताएं सर को. गलत आएगा कोई बात अच्छा नहीं. अच्छा उरूज, आप प्लीज नोट करते जाइएगा, जो मोर इंटरेक्टिव हो ना, थोड़ा सा उनको एक्स्ट्रा क्रेडेंशियल दीजिएगा इस कोर्स में. ठीक है सर. वो है ना, वो +1 +2 वाली कहानी, कुछ उस तरह जी जी कीजिएगा, बिल्कुल बिल्कुल. बिकॉज दिस इज योर क्लास, सो यू बेटर नो दैट. चले जी, व्हाट इज केस स्टडी? अब देखें, केस स्टडी कैन रेफर टू a research method of analyzing and presenting data, as well as assignment type which focuses on a specific instance or example. ठीक है, किसी एक स्पेसिफिक चीज के ऊपर हो. I mean, if you are asked to do a case study, you will be expected to. अब एक्सपेक्टेशन क्या होगी आपसे? To analyze a specific case in all its complexity and explain the elements of its complexity by using a certain theory or some set of theories. देखिए, जिस तरह वो शायरी के असनाफ होते हैं ना, गज़ल, नज़म, रुबाई, मुसद्दस और मुखम्मस और आज़ाद नज़म, इसी तरह केस स्टडी क्या है, एक सिन्फ है रिसर्च की. देयर आर अ लॉट ऑफ अदर असनाफ ऑफ रिसर्च, जिसमें रिसर्च पेपर होता है, रिव्यू पेपर होता है, केस स्टडी होती है, ग्राउंडेड थ्योरी होती है, एथनोग्राफी होती है, बॉटम अप अप्रोच होते हैं, ट्रायंगुलेशन होती है, ठीक है ना. अ लॉट ऑफ मॉडल्स ऑफ रिसर्चेस आर देयर. फिनोमिनोलॉजी होती है, ठीक है, जो किसी फिनोमेना पे बेस करते हुए जाता है वो. तो केस स्टडी इज वन ऑफ दोज, एक सिन्फ है रिसर्च की, वेयर वी फोकस ऑन वन इशू. अच्छा, ये वन जो है, इट कुड बी वन पर्सन और पर्सनालिटी, it could be one event, it could be one firm, it could be some success story, it could be some failure. मतलब कोई एक इवेंट हो, एक चीज हो, उसके ऊपर ये केस स्टडी यू कैन बिल्ड अप. ठीक है, पर्सनालिटी की बात करें हम, तो यू कैन बिल्ड अप, कायद आजम पे केस स्टडी कर दी, अल्लामा इकबाल पे कर दी, उनकी लीडरशिप पे कर दी है आपने, KFC के बाबा जी पे कर दी केस स्टडी. यार 60 के बाद मतलब ही स्टार्टेड दिस एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी. वो भी बेचारे को कुछ था नहीं, उसको एक चिकन बनाना आना था, कुकर लेके निकला और देखते ही देखते कहाँ से कहाँ पहुंच गया.
ठीक है, 1%। हॉबनॉब के केक्स बड़े शौक से खाते होंगे। आई डोंट नो वेदर यू हैव गॉन थ्रू दैट केस स्टडी और नॉट। जो खातून थी उसने कितनी स्ट्रगल की, किस तरीके से उसने ये डेवलप किया। अब तो खैर बेच बाज गई वो, अब आराम से रिटायर लाइफ गुजार रही हैं, पैसे वैसे ले लिए अच्छे खासे उसको बेच के। सो यू नो सिमिलरली आप ये जो स्टूडेंट बिरयानी वाले हैं, इनके ऊपर केस स्टडी लम्स वालों ने की थी। बचपन में मुझे याद है एक कच्ची सी इनकी वो होती थी छप्पड़ के नीचे, वो ये बिरयानी बेचते थे। मुझसे बड़े जो हैं वो बताते थे कि एक ठेले से स्टार्ट किया था इन्होंने, और वो एक ठेले पे वो देग वेग रख के बिरयानी बेचते थे, फिर वो कच्ची छप्पड़ रखी उसके अंदर, उसके बाद पक्का किया, और फिर देखते ही जी फ्रेंचाइजेज एंड व्हाट नॉट, यू नो, एक्सपेंशन। सो दिस इज अ केस स्टडी। निराला स्वीट वाले हैं, उनकी केस स्टडी, वो भी शायद लम्स में काम, पता नहीं लम्स जिस पे काम करता है बस वो चढ़ जाता है, या जो चढ़ जाता है पता नहीं लम्स उस पे काम कर लेता है, बिकॉज लम्स इज वेरी मच यू नो पिकुलियर विद दिस केस स्टडीज। तो आप लोग भी कर सकते हैं। बल्कि ये गालिबन ये निराला स्वीट वाला तो आपके यहाँ पढ़ता भी है, मैंने ये शायद पास आउट हो गया हो, उसको मैंने स्प्रिंग 16 में मैंने पढ़ाया था एक कोर्स इकोनॉमिक्स का, तो ही वाज देयर। तो यू नो मतलब आप नजर दौड़ाएं तो आपको बेहतर केस स्टडीज मिल जाती हैं आपको। वी कंडक्टेड वन केस स्टडी ऑन ट्रांसजेंडर्स एम्प्लॉयबिलिटी। बेचारे ट्रांसजेंडर होते हैं जो रोडों पे भीख भीख मांग रहे होते हैं, लोग अजीब तरह से उनके बिहेव करते हैं, कुछ उनका बिहेवियर भी ऐसे ही होता है, तो व्हाई नॉट अगर इनको थोड़ा सा वो किया जाए। सो वी पिक्ड अप 40 सैंपल। बड़ा हेक्टिक काम था उनसे डेटा लेना, एंड देन इट वाज प्रेजेंटेड इन वन ऑफ द कॉन्फ्रेंसेस इन थाईलैंड। मेरी अंडर ग्रेड की स्टूडेंट गई थी एंड शी प्रेजेंटेड दैट, और बड़ी बल्ले बल्ले होके आई थी उसकी। फिर उसको हमने फर्दर एनहांस किया, और इट बिकेम यू नो वन ऑफ द चैप्टर्स ऑफ अ बुक, जो भी एमरल्ड में अंडर कंसिडरेशन है एमरल्ड पब्लिशर्स के साथ। तो सी आई मीन छोटी छोटी चीजें, मसलन इफ यू टेक अनदर एग्जांपल, मैं आपको बताऊं, हमारा जो आईओबीएम है, सीबीएम से जाना जाता है, आईओबीएम इज इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, इसके जो फाउंडर थे, he started this when he got retired from his government job. He was chief secretary सिंध, और जब वो रिटायर हुए 60 में, तो उन्होंने कहा कि यार कुछ करना चाहिए, तो ही स्टार्टेड दिस। पहले 2 कमरों से स्टार्ट हुआ, और फिर देखते 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 अभी 2 साल पहले उनका इंतकाल हुआ, लेकिन इतना बड़ा सेटअप बना दिया। तो वंस समबडी वाज डिस्कसिंग विद मी केएफसी, तो मैंने कहा यार केएफसी का बाबा अगर है तो हमारा भी तो है, शाहजहां करीम साहब भी तो है, मतलब इस विजन एंड यू नो, मतलब आप देखें तो इस वक्त कितने लोगों को रोजगार मिला हुआ है एक यूनिवर्सिटी से, डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली। मतलब इनडायरेक्टली से मीन जो कैंटीन वाले हैं, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज वाले हैं, खाने पीने वाले हैं, दूसरी सर्विसेज, यहाँ लोग जो है ना वो करीम उबर करते हैं, वो आ जाता है। यहाँ लोग जो है वो फूड पांडा से मंगाते हैं, तो यू नो रेस्टोरेंट्स का भी हो रहा है, फूड पांडा वालों का भी हो रहा है, राइडर्स की भी चीजें चल रही हैं। सो दीज ऑल आर क्लासिफाइड एज इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। सो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट कर रहा है एक्टिविटीज। ठीक है। सो चीजें बहुत सारी हैं। वो एक्चुअली एक एंटरप्रेन्योरशिप एक टॉक और कॉन्फ्रेंस थी, तो उस पर एक ने बड़ी अच्छी बात की, कह रहा है कि यू नीड अ विजन। आप जिस नजर से चीजों को देखोगे आपको उसमें से रिफ्लेक्शन आएंगी। आप अगर यहाँ से कहीं भी ट्रेवल करें, आप एंटरप्रेन्योर की नजर से देखें, तो आपको अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज नजर आएंगी। यार यहाँ ये काम भी हो सकता है, ये चीज भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। आप जिस नजर से देखेंगे उस नजर की रिफ्लेक्शन जो है वो आपको आएगी। ठीक है। सो दिस इज हाउ केस स्टडीज टॉपिक्स आर पिक्ड अप। फॉर एग्जाम्पल जैसे सीपेक के रेफरेंस से देखें, देयर आर a lot of topics could be you know picked up। सीपेक के साथ जो रूट जा रहा है उस पे जो लेट्स से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हमने की है, इसके ऊपर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के ऊपर भी किया था सीपेक का। सीपेक पे इन्वेस्टर्स अदर देन चाइनीज इन्वेस्टर, उसके ऊपर किया था। सीपेक में जो आप देखें जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है उसमें आपकी मैन्युफैक्चरिंग में सीमेंट वाले आ जाते हैं, स्टील वाले आ जाते हैं, राइट। इंडस्ट्री एनालिसिस कर सकते हैं आप इस हवाले से, जॉब क्रिएशन के हवाले से आप चीजें देख सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं आप।
ठीक है ना. सो दीज आर ऑल आर केस स्टडी. काफी काम किया हुआ है इसमें से. टूरिज्म के हवाले से स्टूडेंट्स ने काम किया था, साइबर सिक्योरिटी के हवाले से काम किया था, तो जी स्टूडेंट्स जी ने इस पे जी काम जी. किया है. दैट्स वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल. अब देखें ये जो एक वो अताबाद झील में जो लैंडस्लाइडिंग हो गई थी, जिसकी वजह से अताबाद झील जो है वो इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, हमने उसके ऊपर भी कर दिया. इट वाज एन इवेंट जो कि बड़ा नेगेटिव हुआ, लेकिन हमने उसको पॉजिटिव टूरिज्म के साथ रिलेट करके उसके ऊपर एक केस स्टडी फिट कर दी उसके ऊपर, which is again part of one of the book chapters. Okay जी, स्कोप क्या होता है केस स्टडी का, अप टू व्हाट एक्सटेंट वी कैन इनकॉर्पोरेट थिंग्स व्हाइल राइटिंग अ केस स्टडी. तो अगेन जैसे भी मैंने आपको कहा, इट कुड बी वन इंडिविजुअल, इट कुड बी वन फार्म, इट कुड बी वन इंडस्ट्री. देखिए अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन आई है किसी फर्म में या किसी इंडस्ट्री के अंदर, अभी जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, करंट बिकॉज ऑफ कोविड आप देखें तो ये आपकी डिजिटल मार्केटिंग की जो इंडस्ट्री है, एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आया है उसके अंदर. आप देखें एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर पैराडाइम शिफ्ट आया है. देखें अभी भी हम बैठे हैं और ऑनलाइन वी आर कंडक्टिंग दिस सेशन. आप देखें तो जूम की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है और उसकी जो शेयर्स की वैल्यूज हैं, आप चेक करें आपको पता चल जाएगा कहां से कहां पहुंच गई. Amazon को देखें कहां से कहां पहुंच गया. ठीक है ना. सो दिस इज बिकॉज ऑफ दिस इवेंट. एक इवेंट हुआ कोविड और उसकी वजह से आपकी कुछ इंडस्ट्री तो नो डाउट वो नीचे चली गई और आपकी कुछ इंडस्ट्रीज ऊपर चली गई. वन इवेंट को आप कोविड भी कह सकते हैं, प्री पोस्ट इवेंट कंपैरिजन भी कर सकते हैं आप उसके बाद जो उसके पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यूएशंस हैं, यू कैन इनकॉर्पोरेट दोज. इट कुड बी अ सक्सेस स्टोरी और इट कुड बी अ फेलियर. आपने कोई सिस्टम्स लगाए राइट और वो सिस्टम बड़ा सक्सेस हो गया तो यू कैन कंडक्ट अ केस स्टडी ऑन दैट. वो फेलियर हो गया इवन देन यू कैन कंडक्ट अ केस स्टडी. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. जब पाकिस्तान ने एटॉमिक एक्सप्लोजन्स किए बैक टू 98, तो 98 से पहले मार्केट लीडर ऑटोमोबाइल में निसान हुआ करता था. आज देखें निसान को कोई पूछता ही नहीं है. उससे पहले कोई टोयोटा को नहीं पूछता था. हुआ क्या? इट वाज वन डिसीजन ऑफ द सीईओ. जितने ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर थे दे स्टॉप मैन्युफैक्चरिंग और वो वॉच एंड वॉट के सीन पे आ गए कि यार अभी कुछ ना डालो. बड़ी अनसर्टन सूरत हाल थी. मैं आपको बताऊं कि उस वक्त की जो गवर्नमेंट के कुछ गलत डिसीजंस थे कि जी फॉरेन करेंसी अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया उन्होंने, उसकी वजह से जो एक मिसट्रस्ट वाला फैक्टर डेवलप हुआ. मतलब जिनके खांचे थे रातों रात उन्होंने पैसे निकाल लिए, जो बेचारे आम लोग थे हमारे आपके जैसे वो रुल गए. उनके फॉरेन करेंसी अकाउंट्स जो थे वो मतलब सीज कर दिए, कोई ट्रांजैक्शन नहीं होनी थी उसके अंदर. तो जाहिर बात है हालात बड़े ख़राब थे, लेकिन टोयोटा वाले जो थे उन्होंने दे केप्ट ऑन मैन्युफैक्चरिंग, वो रुके नहीं. और उसके बाद जो है आप देखें कि इस वक्त आप मार्केट लीडर है इन टर्म्स ऑफ जो मार्केट शेयर देखें तो ऑटोमोबाइल में. ठीक है ना. मतलब आप स्टेट बैंक की एग्जांपल दूं मैं, इट वाज अ सक्सेस स्टोरी. ये जो गोल्डन हैंडशेक के नाम से इन्होंने बहुत सारे एम्प्लॉयज को फारिग कर दिया, मतलब प्रॉपर कंपनसेशन देके. उसके बाद जो है वो बड़ा इम्प्रूव हुआ. वो मुझे याद है हमारा एक कोर्स था चेंज मैनेजमेंट का, तो उसमें वन गाय फ्रॉम द स्टेट बैंक ही प्रेजेंटेड दैट सक्सेस स्टोरी. इस वक्त जो टीसीएस की सूरत हाल देखे तो फेलियर की तरफ जा रहा है. उन्होंने अच्छा खासा ले ऑफ कर दिया, पता नहीं क्या क्या कुछ कर दिया. तो अभी एक थोड़ा सा एक फेलियर स्टेज पे जा रहा है. तो यू कैन एनालाइज दोस के यार क्या वजूहात थी, क्या वजह थी, क्या मसाइल थे. लीडरशिप का मसला था, कुछ और था. मतलब आपको मिक्स प्लेट मिल जाएगी. लीडरशिप के भी मसले मिल जाएंगे, इसलिए कि जो थे वो पीएसओ के उस पर चले गए. अब जाहिर बात है वहां से पीएसओ चले गए, यहाँ कौन देखेगा. वहाँ एकदम ट्रांसफॉर्मेशन, जितने लोगों को जहाँ जॉब मिली निकल गए लोग. तो एक बैकग्राउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शुड नो गुड बैकग्राउंड बिहाइंड यार हो क्या रहा है. आपको याद होगा पीटीसीएल वालों ने थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन ली थी, अच्छे अच्छे उन्होंने अपने आउटलेट्स बनाए. और वो नहीं था पीटीसीएल वो जिंगल शिंगल भी बनाए. उससे क्या हुआ कि बहुत सारी उन्होंने दोबारा अपना एक मार्केट शेयर को थोड़ा बहुत मेंटेन कर दिया. एक टाइम था कि पीटीसीएल सुनता नहीं था किसी की. वो डिमांड पता नहीं नोट होता था, वो महीनों महीनों लगते थे, ताल्लुकात होते थे तो फोन लगता था, अदरवाइज फोन नहीं लगता था किसी को.
लेकिन व्हाट हैपेंड, जब कंपटीशन आया तो सब लेवल पे आ गए। और अगर अभी ये के इलेक्ट्रिक के साथ कंपटीशन आ जाए तो के इलेक्ट्रिक भी लेवल पे आ जाएगा। सो लेट्स प्रे फॉर द डे कि इसमें भी कॉम्पिटिशन्स आ जाएं। ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट स्कोप ऑफ द स्टडी। यहाँ किसी को यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो तो यू मे आस्क, अदरवाइज वील प्रोसीड। हाँ सर। चलें जी, आपकी खामोशी को मेरा ज़मंदी समझता हुआ आगे बढ़ जाता हूँ कि सब अच्छा की रिपोर्ट है। बच्चों जितनी क्यूरीज है सॉल्व कर लें, मैं आपको समझाऊंगी कुछ नहीं, सर जो समझा रहे हैं मैं खुद उसी पे काम करने वाली हूँ। अच्छा मिस सुरूज, ये बताइए आप ये सेशन रिकॉर्ड कर रही हैं? जी सर, मैं रिकॉर्ड करवा रही हूँ। नहीं मतलब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है या अभी करेंगी इसके बाद? जी हो गई है सर, हो गई है स्टार्ट। तो देखा, आपको बताना चाहिए था ना कि सेशन रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा, मैं आपसे शेयर करूंगी सर, फिक्र ना करें, और कहीं शेयर नहीं। ऑन अ लाइटर नोट। अच्छा जी, ओके। देयर आर टू अप्रोचेस टू केस स्टडी। One is analytical case study, other is problem oriented case study. So what happened in analytical case studies, where we explore what has happened and why, they do not require solutions. ठीक है? And problem oriented case studies में क्या है? We identify key issues that exist and suggest solution to these issues. शुरू में जो बच्ची ने बात की थी ना, तो it was related to analytical case studies. अच्छा, ज्यादातर, अच्छा ये आसान भी है एनालिटिकल केस स्टडी लिखना, मतलब मैंने जितनी लिखी है वो एनालिटिकल केस स्टडीज हैं, प्रॉब्लम ओरिएंटेड उसमें एज सच नहीं है। क्योंकि प्रॉब्लम ओरिएंटेड के लिए आपकी स्किल्स बहुत ज्यादा होनी चाहिए, आपकी मार्केट इनसाइट बड़ी अच्छी होनी चाहिए, और आप यू शुड बी अ वेरी गुड राइटर। क्योंकि केस स्टडी का पता है क्या है, स्टार्ट जो होता है ना वो बड़ा ड्रामेटिक से अंदाज में होता है स्टार्ट। इट इज अनलाइक द यूजुअल रिसर्चेस। वो होता है जैसे फॉर एग्जांपल कि जी देयर वाज शाइनी आफ्टरनून when the CEO of such and such company was having a cup of coffee with someone and you during the discussion it emerged। तो इस तरीके से एक स्टार्ट लिया जाता है अगर आप कुछ केस स्टडीज रेफर करें। स्टोरी टेलिंग लाइक एक ड्रामेटिकली जो है ना, मतलब एक बड़ा एक स्केच करते हैं, एक माहौल को स्केच करते हैं और फिर वहां से स्टार्ट लेते हैं। सो अगर आप अच्छी केस स्टडीज देखेंगे या जो प्रॉब्लम ओरिएंटेड केस स्टडीज हैं वो इसी तरह स्टार्ट होती हैं, और फिर उसमें आ जाता है कि जी देवर डिस्कसिंग, कोई एक्सपेंशन वगैरह की बात करता है। मैं आप कैलसॉफ्ट की एग्जांपल दूं आपको, आई एम श्योर कैलसॉफ्ट से हर कोई अवेयर होगा। इट इज अ आईटी सॉल्यूशन कंपनी, और कैलसॉफ्ट जिनकी है, ही इज ग्रेजुएटेड फ्रॉम ज़ाबेस्ट। मेरा अपना भी एमएस ज़ाबेस्ट का है, तो ये उन्हीं दिनों की बात है कि मैं, अच्छा मेरा आईटी वालों के साथ उठक बैठक जरा ज्यादा थी, तो उनके एचओडी थे, उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती भी थी उनके साथ, चाय वाय पिया करते थे उनके साथ। तो ही वाज नरेटिंग, कहने लगा ये कालिया जो था, पता नहीं कुछ समथिंग कालिया, तो कालिया से उन्होंने कैलसॉफ्ट कर दिया था। तो वो और उसका कोई दोस्त, ये दो बंदे बैठे थे, दे स्टार्टेड दिस कंपनी। अच्छा, वाइल डिस्कसिंग, तो उन्होंने कहा कि जब वो एम्प्लॉय आईडी की बात आई तो एक का 01 था, एक का 02 था। तो उनमें से एक ने क्या किया कि उस पर कोड्स लगा दिए कि यार ये कंट्री कोड होगा, ये पता नहीं ये कोड होगा, ये इस तरह। तो दूसरा हंसने लगा, कहना क्या हो गया यार कंट्री कोड, मतलब हम शुरू कर रहे हैं छोटा सा धंधा, तुम कंट्री कोड की बात कर रहे हो। लेकिन फिर देखें, वी विटनेस्ड इट गॉट इंटरनेशनल। तो देखिए, विजन बड़ा रखने में कोई हर्ज नहीं है। आप जितना बड़ा सोचोगे ना, तो डेफिनेटली यू विल ट्राई टू अकम्प्लिश दैट। तो सोच हमेशा बड़ी रखें, भले वो आपको फील हो गए अनअटेनेबल है। ये आपको, मैं करियर के लिए भी ये बात करता हूं मैं, कि आप अपनी सोच को हमेशा बड़ा रखें। कभी ये ना कहें यार मतलब ये कैसे होगा, क्यों होगा, नहीं, सोच बड़ा रखिए यार। विजन होती ही बड़ी है, ठीक है ना। और फिर मिशन, हाउ टू अकम्प्लिश दोज विजन, वो फिर मिशन के थ्रू आप भी कर सकते हैं। तो हमेशा सोच बड़े रखें, इंशाल्लाह चीजें जो है वो बेहतर हो जाएंगी। ठीक है जी। सो एनालिटिकल जो केस स्टडीज हैं, दे आर कंपैरेटिवली इजी।
अच्छा, ये इस वक्त हम बिल्कुल एक बेस लेवल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि केस स्टडीज के साथ फिर टीचिंग नोट्स भी आ जाते हैं। वो फिर कभी अगर फैकल्टी वगैरह के साथ होगा तो विल डिस्कस ओवर देयर, और वो फैकल्टी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा देखें, एक इसमें 3 चीजें हैं। एक तो ये ना कि हाउ टू राइट अ केस स्टडी, ठीक है जी, आपने राइट कर दिया। दूसरा है हाउ टू टीच केस स्टडी, मतलब वो बिल्कुल डिफरेंट, वो वही केस स्टडी होगी लेकिन वो बिल्कुल डिफरेंट एस्पेक्ट आ जाएगा टीचिंग नोट के साथ। फिर टीचर्स की से इन्वॉल्व होगी, रोल प्लेइंग होगा उसके अंदर, पहले से सब पढ़ के आएंगे, फिर उसके ऊपर स्मॉल ग्रुप्स बनेंगे, डिस्कशन होगी, वो एक अलग अलग एस्पेक्ट आ जाता है। सो एट द मोमेंट व्हाट वी आर कवरिंग इज सिंपल डेवलपिंग अ केस स्टडी, ठीक है जी। मैं कुछ आपको शो भी कर दूंगा एग्जांपल्स जो हमने लिखी हैं और पब्लिश भी हुई हैं और कुछ प्रोसेस में है, ठीक है जी। इसमें यहाँ तक कोई इशू, कोई बात, कोई चीज? अब जैसे फॉर एग्जांपल वो अताबाद झील की है ना, तो एक्सप्लोर व्हाट हैज हैपेंड। भाई जलजला आया, लैंडस्लाइडिंग हुई, इट हैपेंड ना, क्यों हुआ? जाहिर बात है वो जो फिनोमेना होते हैं, जो नीचे प्लेट्स में चेंजेस आती हैं, साइंटिफिकली स्पीकिंग, वैसे तो हम कहते हैं अल्लाह का अज़ाब है, ठीक है ना, कि जलजला आता है या कोई लैंडस्लाइडिंग होती है, अनहोनी होती है, अल्लाह की तरफ से, अल्लाह का अज़ाब है। बट साइंटिफिकली स्पीकिंग जी, वो नीचे ज़मीन की प्लेट्स होती हैं, प्लेट जो है समहाउ वो मूव करती हैं, तो जी वो हिलने लग जाता है, और ये सारे मामलात होते हैं, ठीक है जी। तो वो आपने बता दिया, ठीक है जी। अब इसका सोल्यूशन नहीं देना हमने कि जी अब इसको अंडू कैसे किए जाए, या क्या करें क्या ना करें, नहीं, सिंपल, व्हाट हैपेंड एंड व्हाई इट हैपेंड, ठीक है जी। हाउ कम यू कैन गेट एडवांटेज ऑफ दोज हैपनिंग्स। झील बन गई है, अब आप उसको कोरिलेट करें, कनेक्ट करें अपनी टूरिज्म एक्टिविटीज के साथ। अब आप लोगों को ले जाएं वहां पे, उनको कश्तियां चलवाएं, सर्फिंग करवाएं, ठीक है ना, अच्छा माहौल बना हुआ है जी, पैसे कमाएं। उस पर ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व होगी, उस पर आपके खाने पीने के होटल्स, और वो, और बड़े अच्छे अच्छे होटल्स बने वहाँ पे, बड़ा खूबसूरत। समवन शेयर्ड विद मी अताबाद झील के पास, बल्कि वो ऐसा है कि वो बड़े वो शीशे वीशे बने हुए और आपको बड़ा झील का जबरदस्त जो है ना सीन नजर आता है। तो पीपल दे स्टार्टेड इन्वेस्टिंग ओवर देयर, ठीक है। अच्छा, फॉर इंस्टेंस मैं इस पर भी थोड़ी सी बात कर लूं जो प्रॉब्लम ओरिएंटेड है, बल्कि आई रेफर टू वन एग्जांपल। डेडेक्स इज अ कंपनी, वहां एक इशू आया। इशू क्या है जी? इशू आया प्रोडक्टिविटी का। वन ऑफ माय फ्रेंड्स एंड सीनियर भी हैं हमारे, मतलब ही हैज बीन देयर। उन्होंने मुझसे जब डिस्कस किया तो मैंने कहा यार आप इस पे केस क्यों नहीं लिख लेते, ये तो बड़ी अच्छी केस स्टडी है। एंड देन ही रोट अ केस स्टडी ऑन दैट इशू। अच्छा, इशू क्या था? उनकी प्रोडक्टिविटी का था। अच्छा, ही वाज देयर दैट टाइम एज अ पता नहीं डीजीएम जीएम जीएम थे वहां पे उस वक्त। तो इशू मशीनरी का नहीं था, इशू सिस्टम का नहीं था, इशू कुछ कंप्लायंस का नहीं था, इशू था एचआर का। सॉरी। क्योंकि जब व्हेन ही नरेटेड टू मी और उन्होंने जब सारी चीजें देखी तो इशू निकला एचआर का। एचआर का क्या इशू निकला कि वो अपना पूरा टाइम नहीं दे रहे थे। जाहिर बात है जब लेबर आवर्स पूरे नहीं होंगे, लेबर आवर्स अगर वो लेसर देन रिक्वायर्ड जाएंगे तो डेफिनेटली योर प्रोडक्टिविटी विल बी डायरेक्टली अफेक्टेड। अच्छा, उसमें क्या था कि वो कोई जल्दी साइन इन करवा देते थे या वो निकल के लेट साइन इन, इसी तरह का कुछ इशू था। बट द बॉटम लाइन इज कि जी जो उनके लेबर आवर्स थे वो पूरे एग्जीक्यूशन में नहीं जा रहे थे लेकिन बुक्स में पूरे आ रहे थे। अच्छा जी, क्या करें भाई? अब आप देखें बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से उसको डील किया गया था। अच्छा, ये जो फैक्ट्री की लोकेशन है, ये जो मार्बल वार्बल वाले हैं ना अपने कराची से बाहर, कौन सा इलाका लगता है जहाँ ये मार्बल फैक्ट्रीज हैं? ये नेटी जेटी से ऊपर की तरफ जब आप जाते हैं हब की तरफ, तो यहाँ पे हैं। अच्छा, यहाँ जो मेनली लेबरर्स होते हैं ना, अच्छा ये बात आपने नोट की होगी, जो लेबर कम्युनिटी होगी ना, तो वो जरा माशाल्लाह नमाज रोजे की काफी पाबंद रहती है, और रिलेटिवली वो ज्यादा रिलीजियस भी होते हैं, मतलब नमाज पढ़ने में, रोजा रखने में, ठीक है, मतलब वो लेबर आर नहीं पूरे कर रहे थे वो। अच्छा, उसका सोल्यूशन बड़ा जबरदस्त किया।
वहां पे कोई मस्जिद वगैरह की प्रॉपर नहीं थी, मैनेजमेंट ने जी प्रॉपर मस्जिद की जगह वगैरह सेट कर दी, अच्छा उनसे कुछ रिलेशंस अच्छे किए जो यूनियन और लेबरर्स के साथ। अब सारी बातें, इसका एक बड़ा पॉजिटिव जेस्चर था, बड़ा पॉजिटिव मैसेज ये है इसका कि यार देखो मैनेजमेंट तो हमारी बड़ी मुसलमान है, हमें मस्जिद के लिए जगह लोकेट कर दी। एक मुफ्ती साहब भी जो है या मौलाना साहब, कारी साहब, वो भी आते हैं जी, ये अजान देते हैं, नमाज पढ़ाते हैं। वहां उन्होंने उन कारी साहब को कहा कि भाई थोड़ा थोड़ा इनको डोज दिया जाए कुरान हदीस की रोशनी में, भाई मतलब टाइम पूरा करो, ये भी तो बददियानती है, देयर इज हाउ दे टुक इट। और उनके बड़े सक्सेसफुल रहा, बड़ा इफेक्टिव रिजल्ट मिले उनको, लोग सेट हो गए। क्यों? जाहिर बात है, वो जो रिलीजियस लीडर्स होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, उनकी बहुत ज्यादा बात मानते हैं। तो उसको हमने टाइटल दिया रिलीजियोसिटी का, कि जी रिलीजियोसिटी के थ्रू इन्होंने ये सारी चीजें अटेन कर दी। ठीक है ना? सो दिस इज द प्रॉब्लम ओरिएंटेड केस स्टडी। इशू था, इशू क्या था? प्रोडक्टिविटी का। वो कहां से आइडेंटिफाई हुआ? एचआर का प्रॉब्लम। मशीन का प्रॉब्लम नहीं था, प्लांट का नहीं था, सिस्टम्स का नहीं था, एचआर का था। एचआर को उन्होंने सॉल्यूशन क्या किया? उनको मस्जिद दी, उनको जो है एक मौलाना साहब दी, और मौलाना साहब से उनको छोटा छोटा दर्स करवा के डोजेज दे दे के उनको सीधे रास्ते पे लेके आ गए। सो इट इज बीन रिजॉल्व्ड। इसी तरह देयर वाज अनदर इशू कि वो कुछ इन्वेंट्रीज के कुछ मसाइल वसाइल थे एक जगह पे। तो होते हैं अमूमन, जब समटाइम्स आपके इन्वेंट्री में स्टक हो जाए ज्यादा फंड्स, तो फिर आपके क्या होते हैं अकाउंटिंग के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो आपका करंट रेशो जो होगा वो तो जो होगा, लेकिन अगर आप उसको क्विक रेशो से एसिड, क्या बोलते हैं उसको, एसिड टेस्ट रेशो कहते हैं, जो सिर्फ उसमें से इन्वेंट्री निकाल के फिर करते हैं, तो उसमें से आप पकड़ लेंगे कि यार इशू क्या आ रहा है। इन्वेंट्री में स्टक है, तो इन्वेंट्री में स्टक होने का मतलब क्या हुआ कि यू आर बेयरिंग अपॉर्चुनिटी लॉसेस, because your more funds are stuck in inventory. You could have invested it somewhere else and you could have earned some return, but you are not getting at the moment by being stuck in inventory. ठीक है? तो वो वहां से भी चीजें आती हैं। मैं आपको पीआईए के एग्जांपल दूं, पीआईए का इन्वेंटरी ठीक ठाक हिसाब किताब खराब है उनका, बिकॉज वन ऑफ माय ब्रदर्स इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो पीआईए के ऑडिट्स वगैरह पे रहे हैं लेट 90s अर्ली 2000 में। तो उनकी इन्वेंट्री बहुत ज्यादा इस तरह उनमें फंड्स रखे उनके। तो दिस इज एन इशू व्हिच कुड बी रिजॉल्व्ड। तो अगर उसके ऊपर कोई स्पेसिफिकली करे तो वो आपका ये प्रॉब्लम ओरिएंटेड केस स्टडी पे फॉल करेगा। ठीक है? अगर वो वहां से रिलीज कर दें वो सारे फंड्स, तो उसके कंपैरेटिव में जो है एक वो एयर एशिया बैरल जो खत्म भी हो गया, उसके एक दो कंटेनर के अंदर पूरी एस्टेब्लिशमेंट थी। और पीआईए कितना बड़ा ह्यूज इन्वेस्टमेंट, ह्यूज जो है ना उनकी वो बिल्डिंग और एंड व्हाट नॉट। तो जाहिर बात है, आप अगर टर्किश एयरलाइन को, सिंगापुर एयरलाइन को या एमिरेट्स एयरलाइन को पाकिस्तान के साथ कंपेयर करें, तो यहाँ कुछ 450 लोग एक एयरक्राफ्ट के ऊपर हैं, वहां कोई 41-42 लोग हैं एक एयरक्राफ्ट के ऊपर। सो आई मीन दीज आर इश्यूज नीड टू बी रिजॉल्व्ड। अब जहां जमहूरियत होती, हमारे यहाँ जमहूरियत होती है, हर जमहूरी पार्टी के हिसाब के वो अपने लोग भर देते हैं, तो जमहूरियत में तो ये काम नहीं चल सकता ना, एफिशिएंसी आ ही नहीं सकती। एनीवेज, अच्छा जी, देयर आर सम कंटेंट्स ऑफ अ केस स्टडी। ठीक है जी? व्हेन वी राइट अ केस स्टडी वी हैव टू फॉलो सर्टेन कंटेंट्स। अच्छा देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन। सो वी हैव टू इंट्रोड्यूस द केस इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड एंड एनी प्रीवियस स्टडीज ऑफ द इशू, कि मसला है क्या और कहाँ इस तरह के मसाइल आते रहे हैं, और किसी मसले का बैकग्राउंड क्या है। अब देखें, अगर लेट से मैं बात करूं पीआईए की, किसी भी एक एस्पेक्ट में मैं कोई केस स्टडी लिखूं और उसके साथ में अगर बैकग्राउंड दूंगा, मसलन चलें हम स्टील मिल की बात कर लें। स्टील मिल में आपको बताऊं, लेट 90s में एक वर्नियर कैलिपर, आप में से जिन्होंने फिजिक्स पढ़ा है और फिजिक्स की प्रैक्टिकल्स किए हैं तो आपको पता है वर्नियर कैलिपर से हम वॉल्यूम गेज करते हैं। ठीक है? जो स्मॉल, और स्क्रू गेज तो और छोटे पे आ जाता है। एक वर्नियर कैलिपर लेट 90s में 1 लाख रुपए का परचेज हुआ है स्टील मिल में। जबकि अगर आप उसकी, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इट्स बीन रिपोर्टेड, रिपोर्ट आई है, हमने बाकायदा उसको पूरा रिपोर्ट देखी थी, एनालाइज की थी।
मतलब लेवल है ना चीजों के, तो जाहिर बात है। फिर अब देखें स्टील मिल में वो भी लगती थी, क्या कहते हैं, ओवर टाइम भी लगता था, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो 3 शिफ्टों में चलता था। अब देखें ना, अगर एक फैक्ट्री वो 3 शिफ्टों में चल रही है, 8 घंटे 24 घंटे, सो देयर इज नो 25th आवर कि आप जो है ना, वो तो जाहिर बात है, इसलिए वो आपको वो दिया जाता है कि अगर वो 2 शिफ्टें या 1 शिफ्ट है तो ठीक है जी, लोग ज्यादा काम करें ताकि वर्क काम मैनेज हो सके और काम हो सके, या कभी अगर काम का लोड ज्यादा आ जाए तो लोग कर लें। अब अगर 24 घंटे में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो देयर इज नो क्वेश्चन, लेकिन रहा है तो ये सारे मामला जो है फिर आप उसके बैकग्राउंड में लिखते हैं फिर केस स्टडी के। तो कभी कभी केस स्टडी खतरनाक भी हो सकती है, मतलब अगर उसको कोई बंदा पढ़ ले जो कि उसका स्टेक होल्डर हो उन सारे मामलात का, तो इसीलिए समटाइम्स क्या होता है कि वी डू नॉट डिस्क्लोज एग्जैक्ट नेम ऑफ द फर्म, या अगर आप किसी भी फर्म का डिस्क्लोज करते हैं तो यू हैव टू गेट प्रायर परमिशन। आप उनसे बाकायदा प्रायर परमिशन लेते हैं कि जी ये है, उनको दिखाते हैं कि ये केस स्टडी हमने लिखी और ये हम पब्लिश करने जा रहे हैं। अगर परमिशन दे देते हैं तो ठीक है, परमिशन नहीं देते तो फिर आप वैसे ही ABCD करके नाम लिख लेते हैं आप, फिर आप डायरेक्ट नाम नहीं लिखते उसका, ना उनके जो ऑफिशियल्स हैं उनका आप एक्चुअल नाम डिस्क्लोज करेंगे, और ना ही आप फर्म का एक्चुअल नाम डिस्क्लोज करेंगे, बिकॉज फिर ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, बिकॉज फर्म नहीं चाहती कि वो पब्लिश हो, तो जाहिर बात है फिर आप इमेजनरी नेम्स के साथ फिर आप जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, फिर इसके एम्स क्या हैं? अच्छा, दूसरे कि देखिए, जितना अगर आपको इंडस्ट्री के बारे में पता है, जितनी ज्यादा नॉलेज है, जितने आप उसके लोगों को जानते हैं, उतना ही बेहतर आप केस स्टडी लिख सकेंगे। ठीक है ना, बिकॉज आपको पता होगा कि यार बंदे की नेचर क्या है, तो इट विल हेल्प यू अलॉट। तो मिस रूज, आप कोई प्लान कर रही है इंडस यूनिवर्सिटी के ऊपर केस स्टडी वगैरह लिखने का? इंशाल्लाह सर। चलें, गुड। अच्छा जी, डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ द स्टडी एंड द स्पेसिफिक क्वेश्चंस यू आर ट्राइंग टू आंसर। ठीक है जी, पर्पस क्या है इसका, और किन क्वेश्चंस को इनफैक्ट आप रिस्पॉन्स करने जा रहे हैं, वो कौन से सवाल आते हैं जो आपके जहन में उठ रहे हैं या किसी और के जहन में उठ सकते हैं रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर इशू, तो वो आप उनको एड्रेस करने जाते हैं, तो उस पे वो आप यहाँ पे अपने एम्स में मेंशन कर देते हैं। अच्छा जी, जाहिर बात है किसी ना किसी मेथड को आपको फॉलो करना होगा व्हाइल राइटिंग अ केस स्टडी। So explain how the study was carried out. For example, what research method did you use to collect data, interview, observation, questionnaire, etc. What were the circumstances of your data collection? ठीक है जी, तो इसमें आपको समटाइम्स रिस्पॉन्स चाहिए होता है। ठीक है ना, अब जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं NTS की। ठीक है, NTS नेशनल टेस्टिंग सर्विस है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन था कि ये HEC की कोई सब्सिडियरी है, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं है। कॉमसेट के प्रोफेसर हैं कुछ, डॉक्टर अताउर रहमान मिनिस्टर बन गए थे, उनके साथ के थे, उनको मुशर्रफ साहब ने नवाज दिया कि भाई तुम ये धंधा चलाओ। सो ही स्टार्टेड दिस नेशनल टेस्टिंग सर्विस। HEC ने बाकायदा अपने कुछ लेटर्स में उसको क्लेरिफाई किया है कि वो हमसे इसका कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, अब क्या हो रहा है, PhD के एडमिशन के लिए NTS, MPhil के एडमिशन के लिए NTS, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस अपनी एम्प्लॉयमेंट टेस्ट NTS से कंडक्ट करवाते हैं कि चलो यार मतलब उनके हवाले कर दो, आउटसोर्स कर दो और हमारी जान छूट जाएगी। वो सारा कंडक्ट करके और वो कर देते हैं, तो मतलब यू कैन डेवलप। फिर आप देखें कि लोगों के रिलेशंस क्या हैं, किसकी क्या पॉलिटिकल एफिलिएशन थी, मतलब एक बैकग्राउंड आपको अच्छा मिल जाएगा। ठीक है, फिर जाहिर बात है इस पे लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी है कि भाई यूनिवर्सिटीज आर नॉट बाउंड टू हैव NTS, वो अपना खुद भी कंडक्ट कर सकती है, लेकिन फिर यूनिवर्सिटी भी कट जाती है कि यार हम क्यों करें। तो हमारे अच्छे खासे स्कॉलर्स इस वजह से भी जो है ना वो लटके में कि उनके NTS क्लियर नहीं होता, और ये भी हो सकता है कि उनका कुछ कट ऑफ्स हों, कट ऑफ्स को ऊपर नीचे करते हों, तो एनीथिंग कुड बी देयर। ठीक है जी। अच्छा, देखिए केस स्टडी बजाते खुद एक मेथड है, ठीक है ना, ऑफ रिसर्च। असल में ये जो शायद यहाँ पे लिखा है ना मेथड, तो इट
रेफर्स टू डेटा कलेक्शन, कि डेटा आप कैसे लेंगे। अच्छा देखिए, डेटा केस स्टडी के लिए यू मे फॉलो सेकेंडरी डेटा, कि उसके बारे में आप सेकेंडरीली जो पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसको आप कलेक्ट करते हैं, गैदर करते हैं और उसमें से कुछ निकालते हैं आप, या फिर आप क्या करते हैं, प्राइमरी सोर्स यूज करते हैं डेटा कलेक्शन की। जाहिर बात है 8-10 इंटरव्यूज कर दिए आपने रिगार्डिंग द इशू, और उस पर आपको मिल जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आता है कि जी कितने इंटरव्यूज करें हम। तो देखिए, इंटरव्यूज के केस में क्या होता है कि एक पॉइंट इन टाइम होता है कि उसके बाद सेचुरेशन आ जाती है। अच्छा, व्हाट डू आई मीन बाय सेचुरेशन? मसलन आपने फॉर एग्जांपल 8 इंटरव्यूज किए और उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट बातें पता चल गई, लेकिन जो 9th इंटरव्यू आप कर रहे हो ना, तो उसने आपको वही सारी बातें बताई जो पिछली 8 उन्हें बता चुके थे आपको, उसमें कोई एक भी नई बात नहीं थी। तो वी स्टॉप हेयर एंड वी से कि जी नाउ दिस इज सेचुरेशन, सेचुरेशन पॉइंट। अब हमारे ये 8 इंटरव्यूज हैं, उस इंटरव्यूज की फिर आप जो भी करते हैं, कंटेंट एनालिसिस करते हैं, कोई और वो करते हैं, जो भी करते हैं उसके साथ, ठीक है ना, या उसमें से कोई थीम्स शीम्स पिक करते हैं आप और उसी के ऊपर आप कंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑब्जर्वेशन क्या है कि वो आप खुद ऑब्जर्व करते हैं। लॉन्ग बैक मेरे एक दोस्त है, वो एक रिसर्च कंसल्टेंसी फर्म में उनकी हुई, पहले जॉब हुई, बाद में वो पार्टनरशिप में कन्वर्ट हुई। तो ही इनवाइटेड मी, कहना आओ तो सही जरा। मैं गया उनके पास, बड़ा अच्छा ऑफिस बना हुआ था ये PCHS में, मैकडोनल्ड अल्लाह वाली चौरंगी यहाँ से अंदर, 4 कॉर्नर्स के नाम से है, वो अभी भी चल रहा है। वन ऑफ द पार्टनर्स ही वाज आवर सीनियर एट जाविस्ट, और 4 पार्टनर्स हैं उनकी, वो फर्म चल रही है। तो वहाँ जब मैं गया तो उस वक्त एक रिसर्च कंडक्ट हो रही थी और वो टोटली बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन थी। अच्छा, क्या था वो कि जी बच्चे अमूमन क्या होते हैं, जो रैपर्स होते हैं ना, वो किस तरह के रैपर्स से वो अट्रैक्ट होते हैं। तो कोई टॉफीज वॉफीज बनाने वाली फर्म थी, कैंडी, उन्होंने शायद उनको वो दिया हुआ था, तो वो बाकायदा छोटी छोटी टेबलें रख के बच्चे बैठाए हुए थे, उनको वो बिस्किट्स और सारी वो जो खाने पीने की गुडीज, वो सारी प्लेट्स वगैरह में रख के उनको दे रहे थे। अच्छा, हर टेबल के ऊपर एक ऑब्जर्वर मौजूद। अच्छा, फिर उसमें क्या होता, वो उन्होंने एक और ट्रे को जो है ना उस पे उनकी टेबल पे प्लेस किया, जिसके वो डिफरेंट थे। अच्छा, इसमें क्या था कि जिस रूम में हो रहा था उसके पीछे एक बड़ा जो है वो शीशा लगा हुआ था, उसके पीछे हम थे दूसरे रूम में। अच्छा, हम देख सकते थे, वो नहीं देख सकते थे। अमूमन ये आप मूवीज वगैरह में देखते हैं ना, जो इन्वेस्टिगेशन होती है तो पीछे 4-6 कॉप्स वो खड़े होकर देखते हैं और वहां पे इन्वेस्टिगेशन चलती है, पट्टे चलते हैं और पता नहीं क्या क्या चल रहा होता है, ठीक है जी। सो इसी तरह का था सेटअप और हम वहां से ऑब्जर्व कर रहे थे। अच्छा, अब ऑब्जर्वेशन क्या थी उसमें कि यार बच्चा वो जो दूसरे जो उनको दिए हैं डिफरेंट रैपर्स वाले, उसमें कलर का इम्पैक्ट हो सकता है, उसमें कुछ और कॉम्बिनेशन हो सकती है, राइट। वो क्या अट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इनफैक्ट दैट वाज अ स्टडी व्हिच वाज, और ये कराते रहते हैं डिफरेंट फर्म्स जो है वो स्टडीज कराते हैं, रैपर चेंज कर लेते हैं वो लोग, फिर अपने प्रोडक्ट्स में कुछ इनोवेशन लेके आते हैं, बिकॉज इफ दे फील कि जी वो प्रोडक्ट इनकी मैच्योरिटी पे आ गई है, मैच्योरिटी के बाद उसे डिक्लाइन पे जाना होता है, तो उस डिक्लाइन से पहले वो थोड़ा इनोवेट करेंगे, तो वो कर्व क्या होगा, थोड़ा सा और ऊपर चला जाएगा, थोड़ा सा एक्सटेंड कर जाता है, ठीक है जी। अच्छा, क्वेश्चन तो यू आर वेल अवेयर ऑफ कि जी क्वेश्चन होते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन, उस पे ऑप्शंस होते हैं 1 to 5 या 1 to 7, 1 to 10 लेकर पॉइंट होते हैं, आप अपनी फैकल्टी को आखिर में, ठीक है, वो रिस्पांस देते हैं और फिर उसको हम मैनिपुलेट करते हैं डेटा को। सो दैट इज हाउ डेटा इज बीन कलेक्टेड। अच्छा, देन रिजल्ट्स, तो डिस्क्राइब व्हाट यू फाउंड थ्रू योर इन्वेस्टिगेशंस। ज़ाहिर बात है, आपने इन्वेस्टिगेशन की, आपने सेकेंडरी डेटा लिया या प्राइमरी डेटा, वया इंटरव्यूज, वया क्वेश्चनर्स, या आपने ऑब्जर्व किया, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ फाइंडिंग तो हुई ना आपके पास। सो व्हाट आर दोज फाइंडिंग्स, क्या इन्वेस्टिगेट किया आपने। सो द मेन थीम जो ठीक है ना, दैट केम आउट इन इंटरव्यू, responses to questionnaire or significant observations.
अगेन देखें अभी थीम्स की बात कर रहे हैं, ज़ाहिर बात है इंटरव्यू से थीम्स निकलते हैं ना, तो वो क्या है बेसिकली, तो वो रिजल्ट पर आप पोर्ट्रे कर लेते हैं। उसके बाद आपकी कोई डिस्कशन रहती है इसके ऊपर। डिस्कशन में क्या होता है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी एंड व्हाट कैन बी लर्न फ्रॉम इट, मतलब उसका टेक अवे क्या है, सही है ना, आपने जो काम किया टेक अवे क्या आ रहा है आपके पास। नोट दैट अ केस स्टडी इज अ स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन, सो यू कैन नॉट जनरलाइज द रिजल्ट्स टू ऑल अदर सिचुएशंस। जैसे देखो ऊपर मैंने आपसे यहाँ जो हमने बात की थी ना कि वन इंडिविजुअल, वन फर्म, वन इंडस्ट्री, वन इवेंट, वन सक्सेस स्टोरी, वन फेलियर। अब अगर टोयोटा वाले ने, मैंने आपको एग्जांपल दी, उसने कहा भाई गाड़ी बनाओ, हम नहीं रोकेंगे, वी विल कीप ऑन प्रोड्यूसिंग, जबकि पूरी इंडस्ट्री रुक गई थी कि यार ये पागल हो गया है, क्या हो गया इसको, हालात देखो, ये अजीब आदमी है। लेकिन वो ट्यूटर था ज़हीरुद्दीन बाबर के बेटे का, पहला बादशाह था, हुमायूं का ट्यूटर था वो। उसको जिस तरह वो ना डोम पे घर पे आकर ट्यूशन पढ़ाते हैं, इस तरह वो ट्यूटर था उसका। उसको अतालिक कहते थे। तो ऐसा होता था उसको घुड़सवारी, तीरंदाजी, ये सारी चीज़ें वीज़ें जो है वो सिखाते थे। आजकल तो अर्तुगरुल गाजी में सब देख रहे होंगे ना आप लोग, ये बड़ा डिफिकल्ट टास्क है ये सारे। तो उसने क्या किया, एक मूव लिया उस बंदे ने, बादशाह के, उसने खंजर निकाला और बादशाह के सामने कोई मछली पड़ी थी, वो खंजर से उसने मछली उठाई और खा ली। एक मूव लिया उसने कि यार एक लेता हूँ, हो सकता है बादशाह कहते यार तो बड़ा जबरदस्त बंदा है। लेकिन उसने भांप लिया कि बादशाह जो था उसके चेहरे पे असरात सही नहीं थे, और इससे पहले के बादशाह ने कहा पकड़ के लाओ, जब उससे पहले ही ये निकल गया था वहां से। फिर बहरहाल निकल गया, जंगल वंगल में निकल गया था, वहां से अपनी फौजे वोजे करके फिर कब्जा भी कर लिया था। और बीच में एक टेन्योर पे इसने भी जो है ना रूलिंग की है। सो मतलब वन मूव, वो मूव सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अब ये नहीं अगर उसने यूं किया तो बाकी लोग भी कर लें। चले मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। डॉक्टर यूनुस खालिस ने अगर ग्रामीण बैंक बांग्लादेश में बनाया है तो हम भी यहाँ बना लें, जमानत जब्त हो जाएगी। मतलब हर वो सिचुएशनल होता है, ठीक है ना। मतलब ये नहीं कि ग्रामीण बैंक भी यहाँ चलेगा। लेकिन अगर आप देखें तो बिल्कुल एक डिफरेंट सा जो डॉक्टर अमजद का जो प्रोजेक्ट है अखुवत, मतलब जरा वो बेसिक्स डिफरेंट है, दोनों के बेसिस दोनों के डिफरेंट हैं। लेकिन अखुवत का मॉडल है, बड़ा जबरदस्त चल रहा है, 99.9% रिकवरी है और जबरदस्त हिसाब किताब चल रहा है। अखुवत की तरह आप सैलानी को देख लें, गेयर को देख लें, मतलब ये सारे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन तीनों पे मैंने लिखी है केस स्टडीज और वो एनालिटिकल है। अच्छा जी, ठीक है जी। तो ये डिस्कशन आपकी हो जाती है, जनरलाइजेशन कभी नहीं होगी, बिकॉज एक है ना क्वालिटेटिव जितनी भी रिसर्चेज हैं किसी की जनरलाइजेशन नहीं होती। जनरलाइजेशन हमेशा होगी क्वांटिटेटिव की, बिकॉज वी हैव लार्ज सैंपल। तो लार्ज सैंपल को यू कैन जनरलाइज, लेकिन स्मॉल सैंपल को आप जनरलाइज नहीं कर सकते। अच्छा, आखिर में जाहिर बात है, कोई जी जी मिनिमम प्लीज। लिमिट है कि मैं सैंपल किस साइज का लेना होता है? देखिए मिनिमम 1, अभी मैंने केस स्टडी में बताया ना, एक मूव, एक केस स्टडी। मसलन वो उसके जो KFC के बाबा जी के ऊपर किया है, वो एक ही बंदा था ना, उसके बिजनेस मॉडल को, उन चीजों को डिस्कस किया और लेके गए कि भी किस तरह एक सक्सेस स्टोरी हो गई। लेकिन आपको पता है उसकी सक्सेस स्टोरी कितनी हुई थी, रिजेक्शन कितने ने कितनी किया था उसको। जी बिल्कुल। इसकी इसकी कोई बात नहीं करता, क्योंकि जाहिर बात है वो अमूमन नहीं होता वो जो आप दिखाते हैं कि वो एक छोटी सी पहाड़ होता है, छोटा सा ऊपर निकला होता है समंदर, बाकी इतना बड़ा समंदर के नीचे होता है। तो जो प्री सक्सेस है वो किसी को नजर नहीं आता ना, लोगों को सिर्फ सक्सेस नजर आता है, तो लिहाजा वो उसको वेट ही नहीं करते। मोर देन 1000, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, पता नहीं 1500, 1400 या इस तरह, पर मोर देन 1000 टाइम ही वाज रिजेक्टेड। लोग कहते थे जाओ यार जाओ, मतलब क्या मतलब लेके आए हो तुम, मतलब ये कुकर लेके आए हो जी, मैं जो है ना वो चिकन बनाऊंगा। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, लगा रहा। जैक मा की एग्जांपल आपके सामने, भाई उसको जॉब नहीं देता था कोई। बिल्कुल। हम थोड़ा सा मसला आता है फिर जो है ना हम DDT पी लेते हैं ना, या मतलब लटका देते हैं अपने आप को।
गलत है ये सब। मतलब आप लगे रहें, देखो रोजी रोटी का वादा अल्लाह ने किया है, ठीक है ना, तो अल्लाह देगा। पॉइंट ये कि आपका बिलीव कितना है, सही है ना। तो लगे रहेंगे चीजें आ जाती है। और एंटरप्रेन्योरल जर्नी जो है ना, ये कोई मजाक नहीं है। मतलब इस पे बड़ा आपको जैसा लगता है वैसा होता नहीं है, बड़े पिटफॉल्स आते रहते हैं इसके अंदर। ओके जी, बिल गेट्स को देख लें, वो यूनिवर्सिटी का निकाला हुआ है। अब आप ये ना करें कि जी हमें भी यूनिवर्सिटी निकाल लें तो बिल गेट बन जाएंगे, नहीं भाई, आप प्रॉपर उस पर चलें, प्रॉपर हिसाब से चलें। अच्छा, रिकमेंडेशन में क्या है कि जी प्रोवाइड प्रपोजल्स फॉर फ्यूचर एक्शन टू सॉल्व द प्रॉब्लम और इम्प्रूव द सिचुएशन। देखिए जो प्रोसेस इंप्रूवमेंट होते हैं, समटाइम प्रोसेसेस में इश्यूज होते हैं, तो अगर आप उसको फिगर आउट कर लें तो फिर आप उसकी रिकमेंडेशन दें कि यार इसको यूं किया जाए, ठीक है ना। आजकल वो हमारे क्या होता है कि वो कोई एग्जामिनर्स या वो जो आते हैं ना थीसिस वगैरह के हवाले से, यार ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। क्रिटिसिज्म हर कोई कर लेता है, लेकिन उसको इंप्रूवमेंट करने के लिए अगर ये गलत है तो उसको कैसे सही करें। बहुत सारे सुपरवाइजर्स भी ऐसे करते हैं, तो कैसा नहीं होना चाहिए। अगर आप कहते हो ये गलत है तो सॉल्यूशन शुड बी प्रोवाइडेड, अदरवाइज यू कैन नॉट से कि ये गलत है। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल बाय अप्लाइंग पर्टिकुलर काइंड ऑफ ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन, सही है। तो ये रिकमेंडेशंस, इसमें कोई इशू भाई किसी को हो तो मुझे बताइए। इसके बाद फिर मैंने एक सर एक बात हाँ पूछनी है सर। जी जी रिकमेंडेशन बेटा का बोलें। ये एनालिटिकल केस स्टडी के अंदर रिकमेंडेशन देना लाजमी होता है? आपने बोला था कि उसमें ओरिएंटेड में देना सोल्यूशन लाजमी होता है। देखें, एक तो है ना क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, खत्म हो गई बात। ये एनालिटिकल था ना। प्रॉब्लम ओरिएंटेड के अंदर फिर आप दोगे ना कि यार अब किया क्या जाना चाहिए, वे फॉरवर्ड देते हैं फिर आप कि नाउ व्हाट, ठीक है। एनालिटिकल में नहीं देते आप, वो तो आपने बस एनालाइज कर दिया ना कि यार ये सूरत हाल है, ठीक है जी जनाब। एनीथिंग एल्स? सर इसमें हम खुद से अपना ओपिनियन दे रहे होते हैं, मेरा ख्याल है पर्सन टू पर्सन वेरी भी कर सकता है ऑब्वियसली है। किस चीज का? जैसे एनालिटिकल के अंदर हम अपनी एनालिसिस दे सॉरी रहे मिस होते उरूज, हैं, हाँ। तो आपकी एनालिसिस दूसरे की एनालिसिस से मैच करना नहीं, कंपलसरी तो अपनी नहीं नहीं है? देते हैं हम, डेटाबेस होता है वो। अच्छा अच्छा, एनालिटिकल में डेटा बेस्ड होता है। अच्छा, ठीक है एक ठीक है। बात हमेशा देखें, जहन में रखें कि वो केस स्टडी हो या कोई और रिसर्च हो, या इवन आपकी जहां ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं वहां का कोई टास्क हो, कभी भी अपनी ओपिनियन मत दीजिएगा। ठीक ठीक ठीक, जनरलाइज्ड। उसका रीजन है हमेशा ओपिनियन डेटा बेस्ड दो भाई। डेटा ये बात कह रहा है, डेटा के हिसाब से ये चीज यूं होनी चाहिए, डेटा के हिसाब से हमें खरीदना चाहिए, डेटा ये कहता है हमें बेचना चाहिए, डेटा ये कहता है कि हमें ये करना चाहिए। इसमें बचत है बड़ी। कल कला को ओपिनियन अगर सपोर्ट कोई, करना चाहिए। देखें कल कला को अगर कोई एब्रप्ट कोई चेंजेस आ जाती हैं तो कम से कम इंडिविजुअल की बचत हो जाएगी इसके अंदर। अगर आप कहते हो नहीं मैं कहता हूं ये करो, तो फिर तो मैं पकड़ा गया ना कि आपने कहा था चलो आओ संभालो। नहीं, मैं नहीं कह रहा, डेटा कह रहा है भाई, ये मार्केट का डेटा है, ये कह रहा है, ये सर्वेज हुए, ऑन द बेसिस ऑफ दैट सर्वे, ये मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, सर्वे ये कह रहा है, सर्वे के हिसाब से हमें ये डिसीजन लेना चाहिए, सर्वे के हिसाब से हमें यूं करना चाहिए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और ये हमें बताई थी अच्छे बहुत बड़े कंसल्टेंट हैं, ये उन्होंने ये बात बताई थी कि कभी भी अपनी तरफ से आपने ओपिनियन नहीं देना, डेटा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। कल को कोई अगर लेट से कोई फायरबैक हो गया तो मैं थोड़ी, तो डेटा कह रहा था। अब देखा ना, फॉर इंस्टेंस मैं आप छोटी सी एग्जांपल, ब्रोकरेज हाउस या कोई इन्वेस्टमेंट से, ठीक है, आपने कहा यार ये कोई ट्रेंड वेंड एनालिसिस कि यार ये अगले 2-4 दिन में ये बढ़ जाएगा, खरीद लो। किसी ने पटाखा फोड़ दिया, पूरी की पूरी स्टॉक नीचे आ गई। अब बताएं कहाँ जाएंगे आप? डेटा तो ऊपर ऊपर ट्रेंड होते हुए एकदम ड्रॉप हो जाएगा ना। या कोई इंटरवेंशन हो गई, उस हिसाब से कुछ हो गया, सीपेक के रूट पे खुदा ना खास्ता कोई धमाका शमाका हो गया, कोई और मसला हो गया। अभी वो अब जैसे पाकिस्तान अजरबैजान को सपोर्ट कर रहा है, आर्मीनिया को, बाकी इंडिया और बाकी वो सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें कोई गड़बड़ हो जाती है बीच में, मतलब सारी चीजों पे नजर रखनी होती है ना।
खाली फंडामेंटल और टेक्निकल तो नहीं है ना, एनवायरमेंटल स्कैनिंग भी तो है इसके अंदर, पॉलिटिकल मूव्स क्या जा रहे हैं। भाई ट्रम्प को जो है ना कोविड हो गया है, तो जाहिर बात है ट्रम्प का कोविड हमारे ऊपर भी असरात देगा, ट्रम्प की एक स्टेटमेंट हमारे ऊपर असरात देती है ना, बिल्कुल। जो कि माजी में हम नोट भी करते रहे। तो मतलब इन सारी चीजों को सामने देते हुए डेटा ये कह रहा है, तो ऑन द बेसिस ऑफ डेटा दिस इज बीन रिकमेंडेड। अच्छा जी ये, हाँ, इसका स्ट्रक्चर जैसे इंट्रोडक्शन या बैकग्राउंड हो जाता है, एग्जीक्यूटिव समरी। अच्छा देखिए, कुछ केस स्टडीज में मांगी जाती है, कुछ केस स्टडीज में नहीं होता है एब्स्ट्रैक्ट। जो जर्नल्स में यूजुअली हम पब्लिश करते हैं उसमें हम एब्स्ट्रैक्ट देते हैं, ठीक है। अगर आप HBR का देखें तो उसमें आपको नॉट नेसेसरी कि आपको एब्स्ट्रैक्ट मिले। अच्छा जी, एनालिसिस ऑफ द इश्यूज हैं, कॉजेज हैं, फैक्टर्स हैं, वो आ जाएंगे। फिर रिलेवेंट थीरीज आ जाती हैं विच कैन हेल्प एक्सप्लेन द केस। कॉजेज और इम्प्लीकेशंस ऑफ द प्रॉब्लम्स या इश्यूज आ जाते हैं कि यार क्या वजह है, इसकी क्या असरात होंगे इन इश्यूज के। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये स्टूडेंट्स का कोविड की वजह से जो हम ऑनलाइन टीचिंग आ रहे हैं, अगर हम क्वालिटी ऑफ ऑनलाइन टीचिंग या ऑनलाइन स्टडीज की को इसी के ऊपर एक देख लें, तो इस पे हम क्या करेंगे, हम ज़ाहिर बात है रिस्पॉन्सेज लेंगे, स्टूडेंट से भी लेंगे, फैकल्टी से भी लेंगे। फिर हम देखेंगे बैकग्राउंड क्या है कि भाई कोविड आ गया, बड़ा हालात ख़राब हो गए, हर बंदा रिस्ट्रिक्ट हो गया घर पे, वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। सो ये असरात थे ताकि लोग बचे रहें और काम भी चलता रहे। इशू के एनालिसिस, कॉजेज, फैक्टर्स, ज़ाहिर बात है लगता है दूसरे से इससे बचा रहे, यू नो। और इतने लोग हो गए, इतने हो गए, ये ट्रेंड चल रहे हैं, लोग रोज बरोज बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, ये ट्रेंड चल रहा है। थीरीज, अब कौन सी थीरीज है भाई, अपने आप को बचाओ थीरीज, ये भी थीरी है ना। सबसे पहले पाकिस्तान, सबसे पहले मैं, जान है तो जहान है की थीरी, वो आपने लगा दी। ऑफ कोर्स उसको थोड़ा सा आप फॉर्मलाइज करेंगे। फिर कॉजेज, इम्प्लीकेशंस क्या है, ज़ाहिर बात है बंदा घर पे आ गया, कुछ चीज़ें ओवरऑल डाउन हो गई। ज़ाहिर बात है जो आमने सामने की टीचिंग की बात है वो ऑनलाइन टीचिंग पे नहीं है। हो सकता है एक बच्चा यहाँ पे लॉगिन तो किया, लॉगिन करके वो अपने आप को म्यूट करके गायब हो जाता है ही नहीं वो। मैं तो आवाज देता हूँ, समटाइम पता चलता है नहीं है कोई। बिल्कुल मतलब ऐसा आप किस किस को आवाज दोगे ना, मतलब 35-40 बच्चे, किस किस को आवाज देंगे आप। वी अज्यूम, बीइंग फैकल्टी, वी अज्यूम कि यार बच्चा बैठा हुआ है, लेकिन बच्चा नहीं होता। मैं तो ये करता हूँ, जो पढ़ाता हूँ उसी में से क्विज ले लेता हूँ। तो यार यू हैव टू बी हियर, अगर आप नहीं होंगे तो डेफिनेटली यू विल मिस द क्विज। और क्विजेस का हमने प्रोपोर्शन बढ़ा दिया, वेटेज बढ़ा दी। मतलब कुछ चेक एंड बैलेंसेस इस तरह आ जाते हैं ना कि वो हम कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट डू पुलिसिंग ना। पुलिसिंग नहीं कर सकते कि पकड़ पकड़ के लाके बैठाए हम। तो ये इशू है ना एक। अब इस पे मेच्योरिटी से स्टूडेंट्स को भी थोड़ा सा वो करना है कि वो एक मेच्योरिटी का एक बिहेवियर दिखाएं और आके वो प्रॉपर तरीके से करें इसको। पैसे दे रहे हैं यार वो भी, आई वंडर वो पैसे देके भी चीज नहीं लेते ना। ये बड़ा अजीब मसला है स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है। अच्छा, आइडेंटिफाइड सॉल्यूशन, बेस्ट सॉल्यूशन चोजन। अब समटाइम्स क्या होता है, सॉल्यूशन होते हैं लेकिन आपको बेस्ट सॉल्यूशंस पे जाना होता है। प्रैक्टिसेस हैं बट यू हैव टू फॉलो बेस्ट प्रैक्टिसेस, यू नो, विच कुड ब्रिंग सम फर्दर इंप्रूवमेंट। ऐसा नहीं है हर जगह प्रैक्टिसेस होती हैं, सॉल्यूशंस आते हैं, लेकिन वो आपने सुना है ना, वो कहते हैं इवन द बेस्ट कुड बी इम्प्रूव्ड। तो आपको हमेशा बेहतर से बेहतर की तलाश रहती है। अच्छा जी, आइडेंटिफाइड सॉल्यूशन, बेस्ट सॉल्यूशन, ये क्या, प्रॉब्लम ओरिएंटेड केस स्टडीज के लिए। फिर आप कंक्लूड कर देते हो, एक कंक्लूडिंग रिमार्क होता है कि ठीक है जी, नटशेल ये सारी कहानी है। उसके बेस पे आप रिकमेंडेशंस देते हैं। रिकमेंडेशंस बेसिकली क्या होता है कि आपने जो रिसर्च की, आप क्या इंप्रूवमेंट ला सकते हो, किस तरीके से आप चलेंगे तो चीजें बेहतर हो जाएंगी, ये रिकमेंडेशन होता है। तो रिकमेंडेशंस यूजुअली क्या होते हैं, पॉलिसी मेकर्स के लिए होते हैं, ठीक है ना। करते धरते जो होते हैं उनके लिए होता है, ताकि वो अकॉर्डिंगली एक्शन प्लान बनाए और चीजें इंप्रूव करें। फिर रेफरेंसेस दे देते हैं आप। अच्छा, इसमें अनलाइक रिसर्च आप कम भी दे सकते हैं।
मतलब अगर आपने 5 रेफरेंसेस दे दिए तो भी चलेंगे, तो मिनिमम 4-5 रेफरेंसेस जरूर होने चाहिए केस स्टडी के अंदर। और फिर फाइनली अपेंडिसेस, आपके जो अपेंडिक्स हैं वो डिपेंड करता है, मसलन कुछ डॉक्यूमेंट आप लगाना चाहें, कोई एथिकल कमेटी की अगर कोई अप्रूवल है वो लगाना चाहें आप, बिकॉज समटाइम्स इशू सेंसिटिव नेचर के भी होते हैं ना, तो उसको डील करने के लिए यू मस्ट हैव प्रायर अप्रूवल। अच्छा, जो पार्टिसिपेंट हैं समटाइम्स उन पार्टिसिपेंट का भी अप्रूवल चाहिए होता है, उनका कंसेंट चाहिए होता है कि ठीक है जी, दे वांट टू बी द पार्ट ऑफ दिस। जैसे अभी मैं एक थीसिस करा रहा हूँ न्यूरल मार्केटिंग के ऊपर, तो उसमें क्या है कि एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है उसका, और हम ऐड दिखाया हमने लोगों को, गिनती के लोग थे 12 लोग, बिकॉज उसकी जो टेस्ट वगैरह है वो पूरा EEG वगैरह की चीज़ें लगती हैं सर पे, वो पूरे ब्रेन के जो नर्व्स और उनकी जो वेव्स होती हैं, एक अल्फा कहलाती है, एक बीटा, एक थीटा कहलाती है, उनकी वेवलेंथ्स और उनकी जो है ना वो फ्रिक्वेंसीज वो गेज की जाती हैं। मसलन आपने ऐड दिखाया किसी को, अब उसका रिस्पॉन्स क्या आ रहा है ना उसकी तरफ, ज़ाहिर बात है उसको पसंद आ रहा है नहीं पसंद आ रहा, उस हिसाब से वो ब्रेन जो है वो डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज जनरेट करता है, तो उन फ्रिक्वेंसीज को कैप्चर करके फिर हम उसके ऊपर आगे काम कर रहे हैं। इस वक्त अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो, तो यू नो कि अब लेट से उसकी पूरी रीडिंग, जाहिर बात है मुझे दिखानी है ना, वो मैं अपेंडिक्स में डाल दूंगा कि यार ये उनकी रीडिंग आई, ये पहले रीडिंग थी, जब हमने ऐड दिखाया तो दिखाने के बाद ये रीडिंग्स आ रही थी, सो दैट वाज द डिफरेंस। तो इसका मतलब है यार उसको अच्छा लग रहा है, वो ऐड वो कर हो रहा है नहीं हो रहा, कोहॉर्ट राइट जो स्टूडेंट है, तो रिस्पॉन्ड मुंह से हम कुछ नहीं वो कर रहे यार, तुमको क्वेश्चन यार भरो या बताओ ये अच्छा है या बुरा है, द रीजन, इसके पीछे रीजन है। द रीजन इज समटाइम्स आप कर्टसी में भी बोलते नहीं नहीं यार इट वाज वेरी गुड वंडरफुल, बड़ा अच्छा, दिल में कहता है फिटे मुंह, लेकिन आप कहते हो नहीं नहीं यार बड़ा अच्छा था, बड़ा मजा है कर्टसी में। लेकिन जाहिर बात है एक रिसर्च पे एक बड़ा ट्रू ओपिनियन चाहिए होता है ना, तो वो चीज़ फेल हो जाती है फिर। तो इस चीज़ को भी खास तौर पे ओवरकम करने के लिए बाकायदा हमने जो इंस्ट्रूमेंट थे, इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग्स ली हैं इसके ऊपर, तो उसमें बंदा तो मुंह से बोल ही नहीं रहा ना कोई, तो देखे वो कभी कभी दुनिया की चीज़ों को देख के ना हमें अंदाजा हो जाता है कि क़यामत के दिन जो है ना वो हिसाब किताब कैसे देंगे हम, मुंह बंद होगा बाकी सब बोल रहे होंगे कि क्या किया इसने। बहर अल्लाह ताला सबको तौफीक दे बेहतरी की। ठीक है जी, so this is what we have structure of the questionnaire, sorry structure of the case study। इसमें कोई सवाल जवाब हो तो प्लीज। जी बच्चों पूछें बेटा, मुझे कहना क्यों पड़ रहा है आप लोगों को, इतनी बच्चे मासूम हैं क्लास मिस तो नहीं, उरूज, इतने बच्चे मासूम हैं क्लास या तो वो नहीं, मतलब लॉग इन करके गायब हुए में? नहीं है। आपकी तरह मैं भी कभी कभी चेक रखती हूँ, बीच में से किसी से क्वेश्चन पूछती हूँ। चले ग्रेट, दैट्स वंडरफुल। किसी को कुछ नहीं पूछना, सबको सब समझ में आ रहा है, तो बड़ा अच्छा समझ में आ रहा है आप लोगों को, कुछ भी नहीं पूछना। जबरदस्त। चलें ठीक है, अब आप अगला क्विज लीजिएगा ना इसके ऊपर, सब सेट हो जाएगा। अच्छा देखिए, ये मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेडफोर्ड से पिक किया है ये वाला ना राइटिंग केस स्टडी। वो ये कहते हैं कि जी दिस रिसोर्स इज डिजाइंड टू गिव यू अ ब्रीफ गाइड ऑन द एरियाज यू मे लाइक टू कंसीडर व्हेन राइटिंग अ केस स्टडी असाइनमेंट। इट इज लाइकली दैट एन असाइनमेंट ब्रीफ विल प्रोवाइड यू विद टूरिज्म को बूस्ट दे सकता है, ये बड़ा हो सकता है, पाकिस्तान रेवेन्यू कमा सकता है, पाकिस्तान का नाम हो सकता है टूरिज्म में। देखें वैसे भी पाकिस्तान में इस वक्त अच्छे खासे फॉरेनर्स आ रहे हैं, बल्कि पिछले सीजन में रिकॉर्ड जो है ना वो टूरिस्ट गए हैं जो प्लेसेस हैं सारी, तो यू नो इट विल फर्दर बूस्ट, रेमिटेंसेस बढ़ेंगे, चीजें होंगी, तो यू नो दीज आर वेरी रेशनल एंड लॉजिकल जस्टिफिकेशंस। ट्रांसजेंडर की एम्प्लॉयबिलिटी पे क्यों, भाई बेचारे गली गली या तो नाचते गाते हैं या रोडों के ऊपर भीख मांगते हैं, तो अच्छा नहीं है कि इनको एक इज्जतदार जॉब मिल जाए। सी दिस इज अ वेरी वेरी मच रेशनल कि जी हम इनकी एम्प्लॉयबिलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, इसके ऊपर मैं केस स्टडी कर रहा हूँ।
ठीक है। अच्छा जी। इंफॉर्मेशन विच सेट्स द सीन एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द केस। ये जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि बड़ा ड्रामेटिकली आप एक पिक करते हैं, स्टोरी बिल्ड करते हैं और लेके चलते हैं कि कौन कब कहाँ बैठा हुआ था, क्या कर रहा था, और फिर किस तरह जो है ना वो बातचीत चली और वो आगे बढ़ी। और उसमें अब देखें ना, गोल्फ आप लोग कॉमन क्लास आपसे पूछ रहा हूं मैं, एनीवन? नहीं पता सर आपको? म्यूट हो गया था सर, दोबारा से पूछिएगा। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि कौन से लोग हैं या कौन सी कम्युनिटी जो गोल्फ खेलती है, वो कौन लोग होते हैं जो गोल्फ खेलते हैं? ये इस क्लास में तो बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स होंगे तो खेलते होंगे। ये सारी क्लास इतनी डमी बन गई, क्यों बैठी हुई है इस वक्त? और ये तो इर्तिजा आप केस स्टडी बताएं, से रिलेटेड भी नहीं है, ये तो खेल कूद से रिलेटेड बात कर रहा हूं मैं इस वक्त। इर्तिजा आप बताएं। चले जो छोड़ो, इनको नहीं पता। जो रिच कम्युनिटी होती है, जो हाई क्लास स्टैंडर्ड। हाँ, बस सिंपल, बड़े लोग खेलते हैं भाई, ठीक है। आपको पता है ना, एक एक गोल्फ क्लब जो है ना वो लाख लाख रुपए की आती है। यस सर। तो मतलब जो वो पूरे एक दर्जन का तो समझो कि मिलियन से ऊपर तो खाली वो गोल्फ क्लब्स हुई उनके पास ना। ये बड़े लोग खेलते हैं, सीईओज हुए, डायरेक्टर लेवल हुए। अच्छा, इसके पीछे लॉजिक है, एक शॉट मारते हैं ना, फिर वो लेफ्ट राइट जा रहे होते हैं, उसमें यार बिलियंस ऑफ या बिलियंस गोल्फ की कार डील हो लेकर जाती जा है। रहे होते हैं अपने साथ, एक बंदा खड़ा इसमें किया बिलियंस होता की है डील्स हो जाती हैं, ठीक है। जी जी। सबसे महंगा गेम भी यही है कहने का सर। मकसद ये है, ठीक है, वहाँ कनेक्शंस डेवलप होते हैं, बिजनेस डील्स होती हैं वहां पे। बिल्कुल। हमारे प्रोफेसर है, वो कहते हैं कि बिजनेस डील जब भी करो खाने पे करो। मैंने कहा सर उसकी लॉजिक, कहते हैं जैसे खाना उतरता है ना, इस तरह बात भी उतरती है दिल में और जहन में। मैंने कहा चले ठीक है, अच्छी बात है ये। अच्छा जी। सर कुछ चीजों की लॉजिक नहीं है लेकिन ये वाकई इफेक्टिव होती हैं। कौन से वाली बात की को रेफर कर रही हैं अब आप? खाने जैसे वाले? खाने वाली भी हो सकती है और ये गोल्फ क्लब वाली, दोनों ही पॉसिबल है। नहीं नहीं नहीं, गोल्फ, अच्छा मुझे बताया ना यार, मतलब मैंने कभी गोल्फ क्लब हाथ में नहीं पकड़ा। पकड़ा तो सर मैंने भी नहीं, कि मैंने देखा जरूर है। तो मतलब डील्स पॉइंट होती हैं। यही है ना, पॉइंट यही हुआ ना कि व्हाई नॉट वी, मतलब हमारी अफोर्डेबिलिटी नहीं है उसकी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कभी सीईओ बिल्कुल वीओ बन सर। गए किसी उसके तो फिर खेल लेंगे, फिर नहीं भी आता होगा तो मार लेंगे शॉट इधर उधर, उससे क्या फर्क पड़ता है। बात गेम नहीं सही बात। होती, बात वहां जो है ना एक जो कम्युनिटी उनके साथ इंटरेक्शन और बिजनेस डील्स होती हैं, बात वो अहम इशू है, ठीक है जी। अच्छा। sharing the structure of the assignment with reader, telling them what you will be discussing, ये एक इंट्रोडक्शन के अंदर सारी चीजें आ जाती हैं। अच्छा, देन एम्स एंड गोल्स। अब आपके एम क्या है, गोल क्या है इस केस स्टडी का, ठीक है जी। यू शुड मेक इट क्लियर टू द रीडर व्हाट द एम्स आर। दिस मे इंक्लूड a series of short-term goals in order to accomplish your overall aim, any problems you identified and how you plan to overcome them, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको एक परसेप्शन बताऊं कुछ लोगों का। इम्तियाज स्टोर तो सब गए होंगे ना आप लोग। यस सर। कुछ लोगों का परसेप्शन है कि यार इम्तियाज तो बड़े लोग जाते हैं, वहां पे बड़ी महंगी चीजें मिलती हैं। मेरी सिस्टर है, शी इज डॉक्टर, उनके यहाँ कोई वो काम वाम करने आती थी कुछ, तो वो उसका मुझे एक दफा बता रही थी वो, इम्तियाज तो बड़े लोग। इवन कहते हैं वो उनके कुछ वो जो आसपास कोई लोग थे, खवातीन, वो नहीं तो खवातीन जो कुछ गपशप करती हैं, अच्छा इम्तियाज से लाती हैं, ओ वहाँ तो बड़े लोग जाते हैं, वहाँ पे तो बड़ा कुछ अजीब। फिर लेकिन समटाइम्स सर ये लोगों को परसेप्शन ये आ नहीं जाता पता है। कि सबसे सस्ता माल मुझे इम्तियाज ही बेचता है मार्केट में। सस्ता इम्तियाज, उसकी वजह है ना सबसे बेटा, सस्ता। उसकी वजह है। आपने अगर वो सिस्टम पढ़ा हो ना कि होलसेलर होते हैं, रिटेलर होते हैं, जी जी जी। मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, फिर एंड यूजर आता है। तो ये यस यस। दो बीच में निकाल के वो एक आ गया ना। बिल्कुल। वो जो होलसेलर का जितना मसलन अगर 20% चंक है, तो वो 15% अपने पास रख के 5% पैस ऑन कर रहा है, वो तो आपको डायरेक्ट भी सस्ता कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। कंपनी से ही कर लेते हैं, वो एग्जैक्टली, होलसेल लोअर तो रेट्स वो पे आपसे माल ले लेते विन विन वाली सिचुएशन है ना। हैं। जी जी जी। वो ज्यादा कमा भी ज्यादा रहा है और आपको भी खुश रख रहा है, ठीक है। बिल्कुल।
चलें जी, अब थोड़ी सी हिस्ट्री भी आपको पता होनी चाहिए जिसके बारे में आप केस स्टडी कर रहे हैं कि यार पीछे क्या कहानी थी, किस तरह इसकी चीज़ें डेवलप हुई हैं, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। अब देखें ना, जैसे हम इस्लामिक बैंकिंग की बात करें तो ये जो अभी कुछ हैं बैंक से जो मेरे ख्याल में अर्ली 2000 से स्टार्ट हुए हैं, लेकिन जो पहला इस्लामी बैंक था वो 60s में आया था। ला रेबा, रेबा होता है ना जो सूद वूद को बोलते हैं, और अरबिक का ला जो है जिसको मतलब नफी करता है, ला रेबा बैंक 60s, तौफीक बैंक उसके बाद, फिर फैसल 80s में, लेकिन फॉर्मली जी अब लॉन्च हुआ है। इन्होंने वो ज़ाहिर बात है वो चूरन इस्लामी बना के ना, इस्लाम का नाम डाल के इस्लामी बैंक, इस्लामी शहद और पता नहीं क्या के इस्लामी, आखिर में कोई इस्लामी रॉकेट लॉन्चर भी आ जाएगा। ठीक है सर वो नाम तो नहीं है, लेकिन बेचारे इस्लामिक रॉकेट लॉन्चर तो पहले से ही इन्होंने एसोसिएट किया हुआ है। द पॉइंट इज, देखे ना मतलब यार मतलब क्या मतलब लोगों की परसेप्शंस के साथ जो है ना खेल रहे हैं, और उनको एक्चुअली देखे ना, एक बैंक के इधर से चाय बेच रहा है, इधर से दूसरी चीज बेच रहा है, तो मतलब पीछे तो मिक्स हो रहा है ना सब, तो कंसेप्ट ही खराब हो गया ना। इसके ऊपर हो सकती है केस स्टडी कि आप परसेप्शन गेज करें लोगों का कि यार ये तो परसेप्शन का गेम है। ये भी ठीक है टू सम एक्सटेंट, उसमें चीजें सही भी हैं, लेकिन बहुत सारे मामलात में फिर वो परसेप्शन वाला कहानी है। Anyways, you may wish to include some background information if it is related to the presenting case. For example, if the case study is based on a person, you may wish to discuss any relevant history. इस तरह KFC वाले की बात की तो डेफिनेटली उसकी हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है, इट शुड बी मेंशन्ड कि पीछे क्या हिस्ट्री थी। हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट जो है शाहजहां करीम साहब, अगर हम उनकी बात करें तो उनके फॉर्मर पीछे हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर उसके ऊपर कोई केस स्टडी लिखे तो इट शुड बी मेंशन्ड क्या हिस्ट्री थी, कौन सी फैमिली थी, किस तरह की फैमिली से बिलोंग करते थे, वो किस तरह चीज़ें चली आगे। ठीक है ना, उनके जहन में ये बात आई और फिर जो है वो उन्होंने एग्जीक्यूट किया उसको, और एग्जीक्यूट करने के बाद फिर बहुत सारे उनके दोस्त थे जिन्होंने हेल्प आउट किया उनको, और फिर एक सिस्टम चल पड़ा। देखिए बहुत सारे एंटरप्रेन्योर जो स्टेप इन करते हैं तो वो सबसे पहले अपनी कम्युनिटी में यार सपोर्ट करो हमारे बिजनेस को, हमारे बिजनेस को सपोर्ट करो, हमें ऑर्डर्स दें ताकि सिलसिला बढ़े। If it is an institution or business, you may wish to examine the previous performance. ठीक है कि ट्रांसफॉर्मेशन से पहले क्या था, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद क्या हुआ। आपको याद होगा पहले ये पेट्रोल पंप कैसे होते थे, मिजरूज, बाकी तो बच्चे हैं, जी जी बिल्कुल। वो अजीब सा गंदा सा जो है वो एक पंप होता था, अजीब सी सूरत हाल होती थी। उसके बाद क्या किया उन्होंने, ट्रांसफॉर्मेशन कर दी। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो है फिर देखे एक टक शॉप लगा दी पीछे, वो कोई बोंजार कहता है उसको, कोई क्या कहता है, कोई क्या है, लेकिन मतलब आपको एक वन स्टॉप, आप मतलब समटाइम्स बहुत जगहों पे पब्लिक वॉशरूम्स भी अवेलेबल होते हैं, वो टक शॉप भी है, चाय कॉफी भी मिल जाती है, बाकी चॉकलेट्स बिस्किट विस्किट पानी वानी कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। तो होता है ऐसे कि लोग फिर जाते हैं, लोग ट्रांसफॉर्मेशन से पहले कुछ नहीं था, गंदे गंदे से दो लोग होते थे, पेट्रोल भरते थे बस, और कुछ नहीं होता था। सर बैंकिंग की एग्जांपल है हमारे सामने, अगर जब नेशनल बैंक तो आज भी किसी हद तक उसी तरह का अच्छा है। जी, रिव्यूइंग लिटरेचर जी, सॉरी थोड़ी सी आवाज चली गई थी, पता नहीं मेरा मसला है या किसी और का। हेलो सर मैं कह रही हूँ कि बैंकिंग सेक्टर की एग्जांपल हमारे सामने, हेलो पहले का जो जी बैंक हुआ करता था वो जी कैसी जी इन्वायरमेंट थी, अब तो बड़ा मॉडर्न इन्वायरमेंट है, फैसिलिटीज भी अवेलेबल होती हैं, कस्टमर से डीलिंग का पैटर्न भी फर्क है। बिल्कुल यू आर राइट। अब तो बल्कि देखे काफी पहले की बात है, आई थिंक ये 2000 पता नहीं 8-9 की बात है कि अल्फाला बैंक ने सबसे पहले स्टार्ट किया था प्रायोरिटी बैंकिंग का कंसेप्ट। अच्छा प्रायोरिटी बैंकिंग में क्या था, मेरी एक स्टूडेंट थी, शी वाज देयर, फिर उसने अपनी थीसिस भी इस पे की थी कि प्रायोरिटी बैंकिंग अ मिथ और रियलिटी, इसके ऊपर किया था। अच्छा आई विजिटेड हर एज वेल। अब वो क्या था जी, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर एक अलग से उन्होंने पोर्शन बनाया हुआ था, बड़ा खूबसूरत, बड़ा जबरदस्त फर्नीचर, जाते साथ बड़े बेहतरीन कुकीज कॉफी, मतलब आप वहां जाते हो तो आपको फील ही होता है कि यार मतलब आप तो मतलब वो जबरदस्त बंदे हो आप, मतलब
यू आर लाइक एनीथिंग। वहां फिर इस तरह जो बिजनेस एग्जीक्यूटिव जो टॉप सीडेड उनको वहां लाके और फिर उनसे इन्वेस्टमेंट्स वगैरह या फिर अकाउंट खुलवाना, इन्वेस्टमेंट फेचिंग, ये सारा सिलसिला चलता था। एक फील देते थे उनको, एक लेवल का फील देते थे उनको कि यार मतलब आप जबरदस्त बंदे हो, ठीक है। तो दिस वाज आल्सो इट हैपेंस। इस पे देख सकते हैं आप, किसी ये भी एक मूवी था ना, तो उसके ऊपर बंदा केस स्टडी कर सकता है। अच्छा, लिटरेचर इंपॉर्टेंट है भाई। लिटरेचर रिव्यू जिस तरह आप लोग वहां देते हैं यहाँ भी देते हैं, उससे रिलेटेड मामलात हों, कुछ हों। अच्छा, इसमें नॉट नेसेसरी कि जर्नल्स के पेपर आपको मिले, आपको पीरियोडिकल्स भी मिल सकते हैं, कुछ भी मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो वो आप केस स्टडी इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अच्छा, देन एनालिसिस। You should ask yourself how the case you are examining related to the literature. For example, does it support or some contradictory evidence? Why do you think this is? ठीक है ना। अब आपने एक एनालिटिकल उस पे करना है। अच्छा, समटाइम सेकेंडरी डेटा होता है तो आप उसको वैसे ही एनालाइज कर सकते हैं, ट्रेंड्स देख सकते हैं, कुछ और चीज़ें देख सकते हैं। अब जैसे हमने जो सैलानी का के ऊपर केस किया है, या आई मीन उनके ऊपर केस से मतलब है केस स्टडी की है उनके ऊपर, अल्लाह ना करे कोई केस करे उनके ऊपर, और अखुवत के ऊपर जो केस स्टडी की है, तो हमने बेसिकली उनकी कुछ डेटा वगैरह लिए। फॉर इंस्टेंस कि उन कितने लोगों को वो डिसबर्स कर रहे हैं, उनके हमने ट्रेंड्स बनाया ओवर द टाइम पीरियड, यार कितना इंक्रीज आया उसके अंदर, फिर उनकी फंडिंग कितनी रही और कितनी जो है ना ओवर पता नहीं 10-12 साल पे कितनी बढ़ी है। तो बेसिकली ये सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल थी वो हमने पिक करके और एक इनफैक्ट एक होराइजन की जी अप टू व्हाट एक्सटेंट दे आर कवरिंग। अब तो माशाल्लाह उनकी यूनिवर्सिटी भी बन गई है, बहुत काम हो गया है। अल्लाह ताला हिम्मत दे डॉक्टर अमजद साहब को कि वो और मामलात आगे बढ़ाएं और चीजें बेहतर हों। ठीक है जी। यू शुड क्वेश्चन whether you met the aims you set out for yourself, if so how, if not why. समटाइम्स जरूरी नहीं है कि आपको जो आप चाहते हैं वो आपको मिल भी जाए ना, या जो ऑब्जेक्टिव्स हो वो मीट भी हो जाए। प्रोसेस आप जरूर कर लेते हैं लेकिन वो चीज आपको नहीं मिल जाती। लेकिन बहरहाल यहाँ प्रोसेस के मार्क्स हैं, ठीक है ना, कि प्रोसेस आपने पूरा कर दिया केस का। समटाइम देखें बहुत सारे औकात में क्या होता है, आपको डेटा नहीं मिलता कि जी कॉन्फिडेंशियल है, कॉन्फिडेंशियल है, हाईली कॉन्फिडेंशियल है। मैं कैप्स्टोन करा रहा था, गदून टेक्सटाइल, यू नो दिस इज द बिगेस्ट टेक्सटाइल ऑफ पाकिस्तान। उनके पास गए, वो हमें डेटा नहीं दे रहे थे, फिर हमने जैसे तैसे सेकेंडरी जितना हो सका हमने डेटा करके फिर उनको प्रेजेंटेशन दी। तो प्रेजेंटेशन वाले दिन को नहीं यार आपने तो बड़ा डेटा निकाल लिया। मैंने कहा देखें आपने तो कसम खाई थी कि नहीं देंगे, लेकिन सेकेंडरी सोर्स से जितना मिला हमने वो सब लेके और आपको ये चीज प्रेजेंट कर रहे हैं। उनके इशू क्या था, उनके इशू एक्सपेंशन का था। दूसरा इशू जो है वो एक और था, बहरहाल वो उस वक्त बियॉन्ड द स्कोप था, हमने नहीं कवर किया, फिर किसी वक्त कवर कर लेंगे। टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान का एक प्रोजेक्ट था हमारे पास, वो हमने किया था। उस पे उन्होंने कहा यार एक सेटिस्फेक्शन का भी देख लें, वो फिर हमने किया। तो उसके रिजल्ट उनके जो प्रेसिडेंट थे वो बड़ा अजीब लगा, यार ये अच्छा ऐसा तो नहीं होता। अपने कहा जी आपकी फैकल्टी नहीं बताया, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो इनोनिमस था तो पता नहीं चला फिर उसका। तो यू नो समटाइम आपको बड़ा शॉकिंग रिजल्ट्स भी मिल जाते हैं, लेकिन ठीक है शॉकिंग है जो भी है, बस उसका पर्पस क्या है कि आप उस पर करेक्टिव मेजर लें। जब आप करेक्टिव मेजर लेंगे तो चीजें बेहतर होंगी, इंप्रूवमेंट की तरफ जाएगी। ओके जी। मेक जजमेंट्स बेस्ड ऑन एविडेंस यू हैव पुट फॉरवर्ड। देखिए ऑन जजमेंट की बात नहीं की, कह रहा है बेस्ड ऑन एविडेंस। जो डेटा ये कह रहा है इसके ऊपर कर रहा हूं आपको, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, डेटा कह रहा है जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं उसके बेस पे मैं ये बात कर रहा हूँ। ठीक है जी। उसके बाद हम कंक्लूड कर देते हैं इसको। एज विद द असाइनमेंट इट इज इम्पोर्टेंट दैट you include a conclusion. This means bringing together the key points in your assignment, making it clear how they have addressed your assignment brief, and leaving the reader in no doubt of your overall conclusion and why they are significant. सारी चीजें क्लियर करें। अच्छा, कुछ केस स्टडीज में क्या होता है, आखिर में क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया जाता है। जहां डिसीजन होगा ना
या कोई किसी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है तो वो उन पे छोड़ देते हैं। अमूमन जो टीचिंग केस स्टडीज होती हैं उसमें ऐसे ही होता है कि सारा हर बंदा उसको पढ़े, देखे, फिर अपने हिसाब से उसको सॉल्व करे, तो उसमें सॉल्यूशन नहीं होगा ना। वो टीचिंग केस स्टडीज होती हैं। ज़ाहिर बात है, अगर वो सॉल्यूशन दे दिया तो फिर स्टूडेंट क्या करेगा ना, वो क्या सॉल्व करेगा। लेकिन वो सॉल्यूशंस और वो चीजें फिर सारी उसमें गिवन होती हैं, आपकी जो टीचिंग नोट्स है उसमें गिवन होती हैं। And recommendations are achievable actions which are specific and measurable. ज़ाहिर बात है, मैंने केस स्टडी की, रिसर्च की, कुछ भी किया, अब इसके बेस पे अगर मैं रिकमेंडेशन देता हूँ तो दिस शुड बी अचीवेबल एंड मेजरेबल एज वेल। कि आपने लेट से ये किया तो मसलन मैं कहता हूँ कि यार आप कंपनसेशन को बेहतर कर दें, किसी जगह पे कंपनसेशन बेहतर नहीं है, सही है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन पे केस स्टडी कर रहा हूँ, वहां का मुझे ये फाइंडिंग आ जाए कि जी कंपनसेशन जो है वो मार्केट कंपेटिबिलिटी नहीं है उसकी, तो मेरी रिकमेंडेशन क्या होगी, बड़ी क्लियर कि भाई अपनी कंपनसेशन को मार्केट कंपेटिबल करें। अब ये स्पेसिफिक भी है और मेजरेबल भी है। मार्केट कंपेटिबिलिटी मतलब मार्केट एवरेजेस हर जगह अवेलेबल होते हैं, नहीं तो वो ग्लास डोर है क्या है, वो सारा आपको हर जगह का जो है ना, पूरी दुनिया का आपको बता देता है कि कहाँ क्या पोजीशन है, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, कौन सी चीज कितने की है, सीपीआई क्या है, आप कंपैरिजन डाल दो, कंपेयर भी करके दे देता है आपको, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, बहुत सारी जगहों पे टाइम पे कंपनसेशन नहीं देते, मतलब सैलरी टाइम पे नहीं आती। इट कुड बी वन ऑफ द इश्यूज। आजकल लोगों के साथ इश्यूज है ना, भाई रिटेंशन नहीं हो रही, रिटेंशन नहीं है, रिटेंशन नहीं है, बहुत सारों को ही होता है यार, हमने ट्रेन किया 2 साल, हमने इसको यूं किया, ट्रेन होकर चला गया हमारे पास से। तो ये वजह है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग के ऊपर स्पेंडिंग ही नहीं करते। मतलब उनको हालांकि बताना चाहिए कि 2 साल तक, मतलब अगर तुम विदाउट ट्रेनिंग रख रहे हो तुम्हें कितना नुकसान दे रहा है। अगर ये ट्रेन होगा तो आपको तो आरओआई वैसे ही मिल जाएगी उसके ऊपर, लेकिन ये सेट की जहन में बात नहीं आती है। तो उनको बहरहाल ये समझाना होता है अच्छे तरीके से, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट शुड बी डन टू इम्प्रूव अ सर्टेन सिचुएशन। मुझे याद है एक जगह पे क्या होता था कि वो 8-10 तारीख को सैलरी देते थे और जुम्मे वाले दिन शाम को क्रेडिट करते थे ताकि सैटरडे संडे निकाल ना सके एम्प्लॉइज। हर एक के पास तो एटीएम नहीं होता ना जी, हर एक के पास तो एटीएम नहीं होता ना। अब मुझे बताओ, सेठ के पास तो चले गए ना, बैंक के पास चले गए, वो बैंक के अंदर 2 दिन, आई डोंट नो, हो सकता है 2 दिन इंटरेस्ट चार्ज होता हो। कहने को तो कहते हैं करंट अकाउंट है, लेकिन करंट फरंट कुछ नहीं होता, सारे जो है ना। एनीवेज, ठीक है जी। अच्छा, कुछ कॉमन मिस्टेक्स देख लें हम, ठीक है ना। समटाइम्स यू नो कुछ केस स्टडीज में कॉमन मिस्टेक्स हो जाती है। सो लेट्स डिस्कस दिस एंड आई बिलीव दिस इज द लास्ट स्लाइड, ठीक है, ज्यादा परेशान ना हो आप लोग। अच्छा, ये मैंने पिक किया यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेडफोर्डशायर से, उनकी एक डॉक्यूमेंट था मेरे पास केस स्टडीज रिलेटेड, सो दिस पोर्शन आई पिक देयर फ्रॉम, सो रेफरेंस इज देयर। देखिए जी, इग्नोरिंग सर्टेन फैक्ट्स, इवेंट्स और फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द ओवरऑल पिक्चर। समटाइम्स कोई एक ऐसी चीज रह जाती है हमसे जो, जिसकी वजह से अगर हम इनकॉर्पोरेट कर दें तो ओवरऑल पिक्चर जो है वो चेंज हो सकती है। तो इनके ऊपर बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि फैक्ट्स एंड फिगर सारे मौजूद हों। अच्छा, फेलिंग टू प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन फॉर द कॉजेज और इम्प्लीकेशंस ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम आया कहाँ से और इसकी वजह से क्या खराबियां पैदा हो रही हैं, अगर आप इसको अच्छा डिफाइन ना करें तो इश्यूज आ सकते हैं। मेकिंग unsupported assumptions which simplify the case but omit valuable information। आपने कुछ assumptions लगा दी अपनी तरफ से ना कि यार मैं इसको भी मान लिए, इसको मानते हुए हम यूं चल जाते हैं, लेकिन उसकी वजह से चीज खराब हो गई। assumptions अगर आपकी हो तो it also be supported, ठीक है जी। अच्छा, presenting causes or solutions as generic rather than case specific, ये भी इशू है कि मैं कहता नहीं यार, मतलब सबको ऐसा करना चाहिए यार, ख्याल रखना चाहिए एक दूसरे, मतलब एक जेनरिक बात कर रहा हूँ मैं, नहीं। मैं कहूँगा भाई यहाँ इस फर्म में मैनेजमेंट को अपने एम्प्लॉयज का ख्याल रखना चाहिए, इस हवाले से उनकी सैलरीज को टाइम पे देनी चाहिए, बी स्पेसिफिक, क्लैरिटी होनी चाहिए इसमें, ठीक है। अगर इन जर्नल होगा तो फिर क्या होगा, मतलब वो उसको कोई उसके ऊपर एक्ट ही नहीं करेगा, अगर मैं जेनरिक बात करूंगा तो।
और आखिरी क्या है, रिलाइंग टू मच ऑन ओन एक्सपीरियंस। यार मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, ये काम मुझे, मैं जब पीएचडी की क्लास पढ़ाता हूँ ना, एमफिल की, तो वहाँ ये जो इंडस्ट्री से आए हुए लोग होते हैं ना, मसलन 30 साल हमारे इंडस्ट्री में, किसी ने 40 साल इंडस्ट्री में सर्व किया है। अभी पिछले कल भी मेरे पास एक साहब बैठे हुए थे फार्मा में, वो एबर्ट में थे, अच्छी खासी पोजीशन पे, अब रिटायरमेंट ले लूंगा, चलो यार जरा एक पीएचडी भी कर लें। वो कह रहे नहीं मेरा एक्सपीरियंस है ये। ठीक है आपका एक्सपीरियंस है, लेकिन आपके एक्सपीरियंस बेस पे अगर आप क्वेश्चनियर बनाओगे तो आपको पूरे 12 प्रोटोकॉल पूरे करने पड़ेंगे। यू हैव टू हैव एस्टेब्लिश्ड क्वेश्चनियर। यही कहते हैं वो बार बार, मतलब उनको बड़ी बार बार मैं समझाता हूँ उनको, बार बार मैं, मुझे पता है अब लेके आएंगे, अब भी यही कुछ होगा उसके अंदर, ठीक है ना। और ऑन एक्सपीरियंस पे अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी कि बंदा फंस सकता है। अब अगर मेरा एक्सपीरियंस ऐसी हालत में ये होता है, यूं कर दो, आपने एक डिसीजन उनको दे दिया और उन्होंने अमल कर दिया, अदर वे अराउंड हो गया कि फायर बैक कर गया, तो आपको पकड़ेंगे ना। तो कभी ऑन एक्सपीरियंस या कॉमन सेंस के ऊपर हम बात नहीं करनी है। हमने हमेशा थ्योरी बेस्ड, डेटा बेस्ड, और जो हमें डेटा आ रहा है, एविडेंसेस आ रहे हैं, उसके बेस पे हमने चीजें बतानी है। वाओ, थैंक यू, आई एम श्योर आई एम वेल इन टाइम। So if you have any questions, so please. बच्चों जो क्यूरीज हैं पूछ लें। सर बार बार अवेलेबल नहीं होंगे, जो भी क्यूरीज हैं आप पूछ लीजिए। सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी बेटा। सर जैसे हम पॉलिसी रिकमेंडेशंस करते हैं, कभी कभी मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम कोई पॉलिसी दे रहे हैं तो ज़रूरी तो नहीं है कि वो पॉलिसी बिल्कुल आगे जाके वो एक्सेप्ट हो वो पॉलिसी। तो जो भी हम रिकमेंडेशन है दे रहे हैं, अगर वो एक्सेप्ट ना हो तो उसमें हमारी केस स्टडी तो फिर आई थिंक अधूरी रह जाती है। देखें, आप जो भी रिकमेंडेशंस देते हैं ना, वो फैक्ट्स एंड फिगर बेस्ड देते हैं, ठीक है। अब देखिए फॉर इंस्टेंस अगर मुझे कोई फर्म हायर करती है, ठीक है ना, कि यार हमारे लिए केस लिखो, या मैं ये इशू आ रहा है इसके ऊपर एक केस लिखो। अच्छा मैं आपको एक बात और बताऊं, देखिए केस जो होता है ना, वो समटाइम या तो कंसल्टेंसी फ्रेमवर्क से ड्राइव होता है या कैपस्टोन प्रोजेक्ट से ड्राइव होते हैं, ठीक है। तो केस लिखने में बेसिकली उससे पहले वो मामलात हो चुके होते हैं जिसको आप फिर केस में ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। तो मतलब यू कैन नॉट अनडू द प्रीवियस थिंग्स which have already been happened। ये बात समझ में आ रही है आपके? तो उस बेस पे फिर आप कुछ चीजें देते हैं। मसलन अगर मेरे पास एक इंडस्ट्री कंसल्टेंसी है, ठीक है, इंडस्ट्री मुझे कंसल्टेंसी देती है, मैं जो है ना, मैं लेता हूँ 5 लाख रुपए उनसे कंपनी फीस लेता हूँ, उनको मैं कोई काम करके देता हूँ, लेटर ऑन वो कहते हैं जी इसको केस में कन्वर्ट करें। तो अगर वो मेरी बात नहीं मानते तो इसका मतलब 5 लाख रुपए जाया कर रहे हैं ना, मतलब उनको तो बात माननी पड़ेगी ना मेरी, तो एज अ कंसल्टेंट हायर किया उन्होंने मुझे, ठीक है। सो इनफैक्ट व्हाट हैज बीन हैपेंड एंड हाउ इट हैपेंड, उसको फिर हम केस में लेटर ऑन ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसका राइट अप लिखते हैं, स्टोरी बिल्ड करते हैं, उसके ऊपर केस लिखते हैं, फिर कहीं पब्लिश कर देते हैं। सर ऑल्सो ये भी होता है कि हम लोग जो भी मतलब यूनिवर्सिटी में ही जो भी केस स्टडीज वगैरह करते हैं, उसमें फिर हम लोगों को रेफरेंसेस और साइटेशंस देनी पड़ती हैं, जो कि कभी कभार बहुत ज़्यादा ट्रबलसम होती हैं। तो इसकी कोई ट्रबलसम नहीं होती बेटा। अगर आप देखें, आप अगर जहन में एक चीज को बना दो कि ट्रबलसम है, तो फिर तो होगा ना वो ट्रबलसम। लेकिन साइटेशन में क्या मसला है यार, दुनिया जान के सॉफ्टवेयर्स हैं, मतलब एमएस ऑफिस के अंदर, एमएस ऑफिस में है, आप फील्ड दे दे सारी, वो खुद निकाल के दे देगा आपको, कोई इशू नहीं है। बल्कि अब तो जोटेरो के एक्सपर्ट तो आपकी यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं यार। क्या नाम है, नाम भूल गया उसका मैं, वो मिसुरुज। जी सर। यार वो नहीं है, वो जो गेमिफिकेशन वगैरह पढ़ाते हैं, गेम्स वेम्स के थ्रू। यार हम नाम भूल गया यार उनका मैं। मैनेजमेंट साइंस डिपार्टमेंट में। जी जी, मैनेजमेंट साइंसेज में, यार मार्केटिंग मैनेजमेंट में होंगे। अच्छा, नहीं उनकी पीएचडी यहाँ से चल रही है ना, मतलब वो मेरे जहन से नाम निकल गया। वो यहाँ पे वर्कशॉप्स भी कराते रहे उसके ऊपर, जोटेरो के ऊपर। जोटेरो में तो मेरे ख्याल को 5-5,500 डिफरेंट साइटेशंस की वो हैं,
वो खुद ही पिक करता है, ऑटोमेटिक पिक करता है, और आप उसको बोल दो, उसको जैसे वो छोड़ देते हो ना, वो सब सारी साइटेशन ले आता है, इंपोर्ट कर देता है वो आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर, जिस स्टाइल में बोलो। 5,000-5,500 डिफरेंट स्टाइल्स एमएस ऑफिस के अंदर तो गिनती के जो है ना स्टाइल्स हैं। और भी इसके बहुत सारे जो है वो सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें स्टाइल ऑफ राइटिंग को वो अपने चेंज कर देता है, वो तो आसान है। जी बिल्कुल, मतलब मैंने एज एन एग्जांपल दे रहा हूँ ना, एंड नोट्स हैं, ये है, मेंडली है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो ये काम करते हैं। मतलब हमारे लिए तो, हमारे स्टूडेंट्स के लिए तो, हमारे स्टूडेंट्स के लिए तो एमएस ऑफिस भी बहुत है। बिल्कुल। मैं लगे आप तो देखता हूँ, मैं दिखा देता हूँ इनको एमएस ऑफिस का कोई। आ गया। ऑफिस कहाँ गया? वर्ड, अच्छा ये रहा। ये लोड हो जाता है, मैं दिखा देता हूँ साइटेशन कैसे देते हैं आप, बड़ा आसान है। जी जनाब, इज दिस विजिबल? यस सर। अच्छी बात है। ठीक है, देखिए ये जोटेरो जो है ना, ये यहाँ पे आ जाता है आपका, यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, इसके थ्रू सारे फैच हो जाते हैं। मेरा इसका अपना थोड़ा सा प्रोसेस है वो। अभी हम यहाँ आ जाते हैं रेफरेंसेस में, ठीक है। मैं इसको ज़रा सा जूम इन कर देता हूँ सो दैट इट इज़ बेटर विजिबल। रेफरेंसेस, ठीक है जी, आपने रेफरेंसेस पे क्लिक किया। अब आपके पास ये जो पोर्शन है ना, ये आपके काम का है। ये मैनेज रिसोर्सेज, स्टाइल आ गया, बिब्लियोग्राफी, इंसर्ट साइटेशन, ठीक है जी। ये स्टाइल, इसको मैं क्लिक करूंगा तो वी हैव APA, शिकागो, हार्वर्ड, IEEE, MLA, तुराबियन, ये मेनली यूज होते हैं, ठीक है जी। डिपेंड करता है किस जर्नल पे भेज रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये इसमें ज़ाहिर बातें लिमिटेड हैं। IEEE इंजीनियरिंग वाले यूज करते हैं, बाकी हार्वर्ड, शिकागो, APA ये हम यूज करते हैं। इसमें भी APA इज वाइडली यूज्ड, ठीक है जी। इंसर्ट साइटेशन दिया आपने, ऐड न्यू सोर्स कर दिया आपने। अब आपने कौन सी चीज़ है आपके पास, ठीक है ना। देखें, बुक है, बुक सेक्शन है, जर्नल आर्टिकल है, आर्टिकल इन पीरियोडिकल, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग, रिपोर्ट, वेबसाइट, डॉक्यूमेंट फ्रॉम वेबसाइट, इलेक्ट्रॉनिक सोर्स, आर्ट, साउंड, परफॉर्मेंस, फिल्म, इंटरव्यू, पेटेंट, केस, ये आगे केस, केस स्टडी, ठीक है, या मिसलिनियस, ठीक है जी। तो चलें जी, हम चूंकि केस की बात कर रहे हैं तो केस की बात कर लें। अब केस में टाइटल मैंने कहा जी, द इम्पैक्ट ऑफ कोविड, ठीक है ना, ऑन स्टडीज, चलें, ये डाल दिया मैंने, ठीक है जी। केस नंबर, समटाइम्स कहीं पब्लिश होता है तो केस नंबर आता है। काउंट आ गया, एयर, सॉरी कोर्ट आ गया, ठीक है, एयर आ गया। अरे नहीं यार, ये तो वो केस नहीं है यार, सॉरी, ये वो कोर्ट वाला केस है, सॉरी। हम उस पे आ जाते हैं अपना, जनरल आर्टिकल पे आ जाते हैं, ठीक है जी। ऑथर, अच्छा देखिए, जो ऑथर होते हैं, मतलब इट कुड बी ए केस, कुड बी, क्योंकि केस भी जनरल आर्टिकल में जाता है ना, पब्लिश होता है। ऑथर को डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, एडिट करेंगे। अच्छा, एक कॉर्पोरेट ऑथर है, एक सादा ऑथर है, ठीक है। कॉर्पोरेट ऑथर अगर IMF की रिपोर्ट है, ठीक है ना, बेरी यूनिवर्सिटी कोई रिपोर्ट पब्लिश करती है, तो वो कॉर्पोरेट ऑथर होगा, नाम से होगा, तो इसको एडिट करेंगे आप। मसलन
कोई है मोहम्मद अली सिद्दीकी, ठीक है जी, तो लास्ट नेम आ गया सिद्दीकी, फर्स्ट आ गया मोहम्मद और मिडल आ गया अली, ठीक है जी, ऐड कर दिया। इन्होंने मिस उरूज एजाज के साथ काम किया है, ठीक है जी, तो लास्ट नाम आ गया जी एजाज, फर्स्ट नेम आ गया डबल ओ सिंगल, चले मैं डबल ओ लिख रहा हूँ, ऐड कर दिया। आपने कहा नहीं नहीं यार मिस तो पहली ऑथर थी, दूसरी आ गई, कोई बात नहीं, इस पर क्लिक करें, इसको ऑफ कर दें जी, मिस पहली ऑथर हो गई, मोहम्मद अली साहब दूसरे ऑथर हो गए, ओके कर दिया आपने। टाइटल आ गया जी आपने कहा द इम्पैक्ट ऑफ कोविड, शायद द इम्पैक्ट ऑफ कोविड ऑन स्टडीज, ठीक है जी। जर्नल किस जर्नल में नाम हुए जी, द केस स्टडी जर्नल, इसके अंदर पब्लिश हुआ है। ईयर कब था हमारे पास जी, 2020 में पब्लिश हुआ है। पेजेस कौन से थे, 98 स्टार्टिंग पेज था और 109 एंडिंग पेज था, दोनों पेज दिए जाते हैं। अब इसमें दो चीजें मिसिंग है, इसको मैंने क्लिक किया और ये वॉल्यूम वो होता है कितने साल से पब्लिश होता हुआ आ रहा है, ठीक है जी, तो 12वां साल है। और इशू क्या है, विद इन द ईयर फ्रीक्वेंसी, या तो जैसे बेरी यूनिवर्सिटी का जर्नल है वो बायएनुअल है, लोग बायएनुअल कहते हैं, होता है सेमी एनुअल है, मतलब साल में 2 इश्यूज आते हैं, ठीक है। हमारा एक साल में 3 जर्नल हमारे हुए हैं जो साल में 2 आते हैं, एक क्वार्टरली है, ठीक है। तो क्वार्टरली क्या होगा, 1 2 3 4 खत्म, चले मैं कहता हूँ सेकंड इशू आया, इसको ओके कर दिया, ठीक है जी। ये आ गया जी, एजाज एंड सिद्दीकी, दोनों ऑथर के लास्ट नेम्स आ गए। अच्छा इसको मैं, अच्छा इस तरह लेट से आपने 20 रेफरेंसेस डाल दिए, इसी तरह 20 जो है आपके सामने ये लिखे हुए आ जाएंगे, आप उसके नीचे आ जाएं और इंसर्ट बिब्लियोग्राफी में आके इंसर्ट बिब्लियोग्राफी कर दें, जस्ट क्लिक एंड इंसर्ट बिब्लियोग्राफी। इसको मैं ज़रा बड़ा कर दूं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए, ठीक है जी, ऐसे ही है। नाउ एजाज कॉमा उरूज का यू फुल स्टॉप कॉमा सिंबॉलिक एंड सिद्दीकी कॉमा मोहम्मद और अली दोनों के इनिशियल आ गए, 2020 ईयर आ गया ब्रैकेट में, इम्पैक्ट ऑफ कोविड ये टाइटल आ गया, ये आपके पास जर्नल का नाम आ गया इटैलिक, वॉल्यूम भी इटैलिक है, ब्रैकेट के अंदर नंबर है और पेज स्टार्टिंग पेज और क्लोजिंग पेज ये एपीए फॉर्मेट के अंदर है, ठीक है जी। दैट इज हाउ रेफरेंसेस आर डन। आपने कहा नहीं ये तो मुझे शिकागो में चाहिए, तो फिर क्या होगा, शिकागो में करूंगा तो ये एजाज उरूज पूरा लिखा हुआ आएगा और ये सीधा मोहम्मद अली सिद्दीकी लिखा हुआ आएगा पूरा पूरा, टाइटल जो होगा वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आ जाएगा। मैं यहीं से आके इसको शिकागो कर दिया मैंने, ठीक है, ये शिकागो हो गया, आप देख रहे हैं थोड़ी सी चेंजेस के साथ मामला इस तरह हो जाते हैं, ठीक है जी। सर हम कौन से यूज करते हैं, हम एपीए करते हैं यूज? मेजॉरिटी जो है वो एपीए यूज होता है, मेजॉरिटी Okay. केस में एपीए यूज होता है जी। जी बच्चों, एनी क्यूरीज, कुछ पूछना है सर से? नो मैम। नो मैम, ऑल डन। ऑल डन। अच्छा मिस उरूज, मैं ये पीपीटी जो है मैं आपको भी ईमेल कर देता हूँ, शेयर कर लेता हूँ मैं आप लोगों के साथ, ठीक है जी। ठीक है सर जी, ठीक है। चले जी, थैंक यू वेरी थैंक मच, यू वेरी मच टाइम के लिए। हैड अ नाइस टाइम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आपने अपना Thank you, टाइम sir. दिया, थैंक यू सर। अच्छी जो है सर, नहीं, बहुत वेलकम। अच्छा रहा हमारा सेशन और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग, मतलब इजी लैंग्वेज में बच्चों ने होपफुली बहुत अच्छा लर्न किया होगा। और बिल्कुल। यस मैम। इसका जब सर बिल्कुल, रिजल्ट आएगा ना, फिर हम आपसे कोई अच्छा जो केस स्टडी बनेगा उसको आप शेयर करेंगे आपके साथ। नहीं बिल्कुल काम शेयर करें, आप मेरे साथ शेयर करें और मैं आई एम गिविंग यू माय वर्ड्स, इंशाल्लाह आई विल पब्लिश इट। मैं यहाँ थैंक आपको दिखा भी दूँ, मेरे पास ही पड़ा हुआ है, दिस इज द जर्नल व्हिच आई एम एडिटिंग, ये केस स्टडीज के जर्नल है, ठीक है। तो डेफिनेटली मतलब इस प्रेस्टिजियस जर्नल में मिस सुरूज आपकी साथ डेफिनेटली बच्चे काम करेंगे, तो श्योर, व्हाई नॉट।
बल्कि ये भी हो सकता है कि जब केसेस आ जाएं तो हम कोई इस तरह वो करें कि वी कुड इवेल्युएट इट और उसमें से जो बेस्ट पेपर हो उसको वील पब्लिश इट। ये अच्छा हो जाएगा, अच्छा है बच्चों का प्रेजेंट आपके सामने करवा दें। हाँ बिल्कुल, होपफुली उस वक्त तक हालात बेहतर हो गए हो तो बजाय ऑनलाइन के हम आमने सामने कर लेंगे। बिल्कुल इट विल बिल्कुल बी फार बेटर इंशाल्लाह ताला। चलें जी, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। वेरी Thank you, मच, sir. थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। Allah अल्लाह हाफिज। Hafiz.